नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और ये टॉपिक है, इस प्रकार का टॉपिक है, चाहे आप एच टेट उठा लो, चाहे सी टेट उठा लो, चाहे रीट उठा लो, चाहे 2012 2013 की आर टेट उठा लो, सभी में प्रश्न आए हैं जीन पियाजे से। और ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको बाकी विद्यार्थियों से अलग करते हैं। और कुछ विद्यार्थियों का एक सवाल रहता है कि सर एक जीन पियाजे वाला टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आता, क्योंकि इसके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है और इनसे प्रश्न भी इस प्रकार कंसेप्ट से उठाए जाते हैं, अप्लाइड प्रश्न उठाए जाते हैं कि ये समझ नहीं आते जल्दी से। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा इससे कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। कोई अगर स्पेशल टॉपिक है तो आप इसका किस प्रकार नोट्स बना सकते हैं, सभी किताबों का एक निचोड़ बना सकते हैं जिससे आपको आसानी रहे। कोई भी टॉपिक आप कितना लेवल तक पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक उस टॉपिक के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काफ़ी विद्यार्थियों मैंने देखा है कि जीन पियाजे को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि सर जीन पियाजे आ जाएगा तो क्या पता, नहीं तो बाकी टॉपिक तो हम कर लेंगे, बुद्धि वाला कर लेंगे, व्यक्तित्व वाला कर लेंगे, लेकिन एक जीन पियाजे वाला तो टॉपिक नहीं आ रहा, इसका सवाल नहीं आ रही मेरे को। तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको एक एक कंसेप्ट का पता हो। और कुछ विद्यार्थियों की जैसे दिक्कत भी रहती है कि कोई भी विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी सवाल पूछ लेता है जीन पियाजे से संबंधित और उनको जवाब नहीं आ पाता, तो वो सोचते हैं कि हमारा टॉपिक कमज़ोर है, हम लो तैयारी में। तो कभी नंबर लाना ऐसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अंत तक कॉन्फिडेंस मेंटेन रख पाते हैं तो आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टॉपिक केवल रीट के लिए नहीं है, ये टॉपिक है थर्ड ग्रेड के लिए। और आपने 2012 और 2013 के आरटेट के जो पेपर हुए थे, उसके बाद जिला वाइज जो भर्ती हुई थी, उनके अगर आप पेपर उठा के देखें तो बहुत ही शानदार पेपर उठाए गए थे साइकोलॉजी के। और अब की बार भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा पेपर उठाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा इजी पेपर उठाने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, आपने पिछली बार देख लिया होगा, क्योंकि सभी बराबर हो जाते हैं इजी पेपर से। तो पेपर को हार्ड उठाने की ही उम्मीद लग रही है। और आज जो सेकंड पेपर होगा उसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी डीपली पूछी जाने की संभावना है। तो आपको इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए। और आपको भी मैं एक सुझाव दूंगा कि आप भी इस प्रकार हर टॉपिक को, जैसे मैंने इस टॉपिक को बनाया है जीन पियाजे को, आप भी इस प्रकार टॉपिक को बनाएं जिससे क्या हो, कोई भी सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं हो। और इसमें एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं, कुछ जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो आप वंदना जादव मैम की किताब उठा लो, चाहे अशोक पारिक सर की चंद प्रकाशन वाली बुक उठा लो, चाहे अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह दाबाई सर की उठा लो, चाहे आर के वैष्णव सर की उठा लो, मतलब कोई भी किताब उठा लो आप, इनमें से एक भी कंसेप्ट आपको बाहर से नहीं मिलेगा। सभी किताबों को एकदम समग्र रूप, सभी किताबों का ये निचोड़ है। और इसमें चाहे आपको एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक है जो 11th और 10th में चलती है साइकोलॉजी की, आरबीसी और एनसीईआरटी, इन दोनों की बुकों को भी शामिल किया गया है। इनकी भी आपको एक लाइन भी इससे बाहर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जीन पियाजे का सिद्धांत समझना है, एक एक चीज को टाइम लगेगा, 4 या 5 क्लास में ये पूरा होगा। 4 क्लास मान के चलिए आप, तो इसको आपको आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है। जीन पियाजे का सिद्धांत, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात की थी, बौद्धिक विकास के बारे में इन्होंने बात की थी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बात की। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक विकास, तो इन्होंने बौद्धिक विकास की बात की थी। जीन पियाजे का सिद्धांत है और इसके जो सिद्धांत है इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे विकासीय अवस्था सिद्धांत भी जाना जाता है। इंग्लिश में कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जब तक आपको इंग्लिश टर्म नहीं आएगी तो पेपर करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपके। तो आपको जब इंग्लिश टर्म का बहुत विशेष ध्यान रखें। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर मेरे इस बार 30 में से 30 आ गए, तो इस बार इजी पेपर था, आ गए होंगे 30 में से 30, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट कितना तैयार है आपका, और आपके इंग्लिश टर्म्स भी तैयार होनी चाहिए अगर आप साइकोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? जीन पियाजे की। कब दी गई? तो 1936 में, 1936 में जीन पियाजे का सिद्धांत दिया गया। ये डेट में, इस 36 वाली डेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपके, क्योंकि अलग अलग किताबें वाले अलग अलग लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 1936 ईस्वी में जीन पियाजे का सिद्धांत दिया गया।
जीन पियाजे के बारे में अगर सामान्य बात करें तो इनका 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब ये जीवन काल रहा था 1896 से 1980 तक। कहाँ के निवासी थे? तो सामान्य सी बात है, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और जो स्विट्जरलैंड के निवासी होते हैं उनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। मतलब स्विट्जरलैंड के थे, इसको ये आपको इसको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये थे एक बायोलॉजी के प्रोफेसर। क्या थे? बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, जीव विज्ञान शास्त्री थे और ये दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। ये जीव विज्ञान शास्त्री थे, दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक थे। मतलब स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ 1896 में और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे और इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये जीन पियाजे के बारे में सामान्य सी बातें हैं। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, विकासीय अवस्था का सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। 1936 में दिया गया था और इन्होंने ये बताया कि जो संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास है वो असतत या अनियमित चलता है और स्टेजेज में चलता है, अवस्थाओं में चलता है। तो और ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। ये ग्राफ बनाए हुए थे किस प्रकार चलता है, तो इसमें देखो स्टेजेज बनाए हुए हैं। जो स्टेजेज है ये स्टेज के रूप में चलता है, तो असतत और अनियमित चलता है और स्टेज के रूप में चलता है, अवस्था के रूप में चलता है, एक सीधी रेखा के रूप में नहीं चलता। ये आपको ग्राफ भी ध्यान में रखना है। ये भी एक सीटेड में एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना। सामान्य सी बातें हैं। ये तो आपके 2-3 नाम हो गए और इनका सामान्य परिचय हो गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, असतत या अनियमित चलता है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे चलिए तो कुछ कंसेप्ट है, कुछ बातें हैं जो इन्होंने बताई है, उनके बारे में हम चर्चा करें। पहली बात इन्होंने बताई कि संज्ञानात्मक विकास का जो व्यवस्थित अध्ययन करने वाले थे वो जीन पियाजे थे। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो जीन पियाजे ने किया। अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है, यह प्रश्न बहुत बार आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया या सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, तो वो किया था जीन पियाजे ने। यह आपको ध्यान रखना। इन्होंने कहा था कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है तथा बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। यह एनसीईआरटी में एज ए टीच लाइन लिखी हुई है कि बालक है वो वातावरण के साथ, जो वातावरण है, बाहरी वातावरण है, उसके साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। वह बच्चा अपने मन का निर्माण है वो सक्रिय रूप से करता है, सक्रिय रहकर अपने मन का निर्माण करता है। इन्होंने कहा था कि बालक जन्म से ही सक्रिय होता है, बालक जन्म से ही सक्रिय होता है और ज्ञान की खोज करता है तथा सूचना प्रक्रमण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाले सबसे पहले जीन पियाजे थे। बालक जन्म से सक्रिय होता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और सूचना प्रक्रमण द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान की खोज करेगा और ज्ञान का निर्माण करेगा। सूचना प्रक्रमण क्या है? सूचना प्रक्रमण एक कंप्यूटर की एक टर्म है जिसमें इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और हमारे दिमाग में भी एक सूचना प्रक्रमण कार्य करता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जिसमें कल्पना, तर्क, विचार, ये सब का जोड़ तोड़, ये सब क्या कहलाते हैं? सूचना प्रक्रमण कहलाते हैं। तो बालक सूचना प्रक्रमण के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, ये जीन पियाजे ने कहा था। और जीन पियाजे ने जो अपने ही बच्चों के नैदानिक परीक्षण के आधार पर एक स्टेज थ्योरी, अवस्था सिद्धांत का विकास किया। जो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, वो अपने ही बच्चों की नैदानिक परीक्षण के आधार पर दिया था। मतलब इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और इनके नैदानिक परीक्षण पर प्रयोग किया और इसके आधार पर एक स्टेज थ्योरी दी थी। और जो प्रयोग किए गए थे वो इनके 3 बच्चे थे, लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन। अब देखो ये बातें आजकल नहीं पूछी जाती परीक्षा में, पहले पूछ ली जाती थी कौन कौन से बच्चों पर प्रयोग किया गया, अल्बर्ट का प्रयोग पूछ लिया जाता था, लेकिन आजकल नहीं पूछी जाती। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको हर चीज़ आ रही है, अब मान के चलिए आपको अगर विद्यार्थी को दूसरा पूछ रहा है तो वो पूछेगा कि किन किन बच्चों में प्रयोग किया था, तो आपको याद नहीं है और नहीं याद है तो आप सोचोगे अब मैं तो यार साइकोलॉजी आ ही नहीं रही है। तो आपको कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। कुछ चीज़ें होती है जो कॉन्फिडेंस के लिए पढ़नी पढ़ती है, क्योंकि अगर आपको लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलिन तक का नाम याद है तो आप साइकोलॉजी मान के चलिए इस टॉपिक में कुछ, जीन पियाजे वाले टॉपिक में कुछ नहीं है, पता नहीं, आपको सब कुछ पता है। तो ये चीज़ें आपको लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलिन नाम ही तो है 3, बाकी चीज़ें भी याद करें, ये भी याद कर लेंगे। तो इनके लिए कॉन्फिडेंस के लिए कुछ चीज़ें साथ में पढ़नी होगी, पूछ भी लिया जाएगा। पुराना, जैसे मान लो पुराना पेपर है, आप जिला वाइज पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे अगर मान लो पूछा गया है पेपर में प्रश्न, तो आप उसमें एक बार दिमाग आपके ये से नहीं जाएगा कि आपको ये प्रश्न आ नहीं रहा। तो इसके लिए आप पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखें। लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन ये 3 बच्चे थे, इनके आधार पर, इनके नैदानिक परीक्षण के आधार पर जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। पियाजे ने बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ये बहुत बार पूछा गया है कि किन्होंने बालक को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है।
तो नन्हे वैज्ञानिकों की संज्ञा देने वाले हैं जीन पियाजे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सक्रिय होकर स्वयं अनुकूलन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो सक्रिय होकर स्वयं अनुकूलन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। बालक सक्रिय रहता है, स्वयं अनुकूलन करता है। अनुकूलन का मतलब हो गया एडेप्टेशन करता है। जैसे हम राजस्थानी हैं और सर्दियों में गर्मियों में अनुकूलन कर लेते हैं, मतलब हम सर्दियों में भी रह लेते हैं, गर्मियों में भी रह लेते हैं, वसंत ऋतु में भी रह लेते हैं। इतनी सर्दी पड़ती है चूरू जैसे जिलों में और इतनी गर्मी पड़ती है चूरू जैसे जिलों में, फिर भी हम ले लेते हैं। कम वर्षा में भी हम रह लेते हैं। तो हमारा काम क्या है? अनुकूलन करते हैं। इसी प्रकार बच्चे भी सक्रिय होकर क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। और पियाजे ने बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नन्हे वैज्ञानिक बालकों को किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज होता है जीन पियाजे और ब्रूनर में। तो ब्रूनर की थोड़ी सी अलग थ्योरी है, इनकी थोड़ी सी हल्की फुल्की थ्योरी है, बाकी सेम चीज़ें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा, तो आपके कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ब्रूनर और जीन पियाजे में कन्फ्यूज नहीं होना है, जीन पियाजे ने ही कहा था। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं। एक बार 2016 में पेपर हुआ था रीट का सॉरी, वो रीट के पेपर में पुस्तकें पूछी गई थी। 4 पुस्तकें आई थी और उस 4 पुस्तकों में, चारों पुस्तकों में 3 पुस्तकें जीन पियाजे की थी और एक पुस्तक अलग थी। और इसमें पूछा था कि कौन सी पुस्तक जीन पियाजे की नहीं है। और उसके बाद से अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो 4-5 बुक का नाम याद रखें। तो मैंने यहाँ पे 15 बुक का नाम लिखा है, जिसमें से आप कोई सा भी 4-5 एक हल्का फुल्का एक बार सबको 15 बुक को पढ़ ले, ताकि आपके पास दिक्कत नहीं आए। अगर ऐसा प्रश्न वापस पूछा भी जाता है तो आपको 1 नंबर की कीमत आपको पता है, कितनी कीमत होती है 1 नंबर की, आपको कितने विद्यार्थियों से आगे ले जा रहा है 1 नंबर, एक परिभाषा, एक पुस्तक का नाम, या आपको कितने लोगों से भीड़ से अलग कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि जहाँ भी चाइल्ड शब्द का नाम आए साइकोलॉजी में, जहाँ भी चाइल्ड शब्द का नाम आए उस पर थोड़ा सा विचार करना, जीन पियाजे की पुस्तक हो सकती है। देखो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, भाषा और विचार किसके? बच्चे के भाषा और विचार। या एक आगे पुस्तक आएगी बाल चिंतन की भाषा, ये भी जीन पियाजे की। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ध्यान में रखना। ये बार बार पूछे जाते हैं किसकी पुस्तक है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी है? भाषा, बालक का भाषा और चिंतन, ये किसकी पुस्तक है? ये है जीन पियाजे की। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चे का मनोविज्ञान, किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे की। आपको इंडियन वाद इसका याद नहीं रखना। साइकोलॉजी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान एंड ज्ञान मीमांसा, या एपिस्टेमोलॉजी तो ज्ञान मीमांसा या ज्ञानवाद कहा जाता है जिसे। तो साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, यह पुस्तक किसकी है? तो जीन पियाजे की है। बिहेवियर एंड एवोल्यूशन, व्यवहार और मूल्यांकन, ये भी पुस्तक किसकी है? तो यह है जीन पियाजे की। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मनोविज्ञान, यह पुस्तक भी किसकी है? द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी जीन पियाजे की। इसके बाद द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड, यह पुस्तक भी किसकी है? जीन पियाजे की है। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, यह भी किसकी है? जीन पियाजे की है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड, प्ले, ड्रीम्स एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड, 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट तो याद रख जाएगी। इसके अलावा बाल चिंतन की भाषा, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये आपको ध्यान रखना, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक जीन पियाजे की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इक्विलिब्रियम ऑफ कोग्निटिव स्ट्रक्चर 1975 में आई थी, यह भी जीन पियाजे की है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी 1970 में आई थी, यह भी जीन पियाजे की। तो ये 15 पुस्तकें हैं। आप एक बार इनको सरसरी नज़र से देख लेना। मैं आपको नहीं कहूँगा कि 15 के 15 याद करें, लेकिन आप सरसरी नज़र से एक बार देख लेना। हो सकता है कोई प्रश्न पूछ भी लिया जाए। तो आपको एक मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड साइकोलॉजी, एक वो पुस्तक है, पहली जो पुस्तक पढ़ी थी हमने, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, और बाल चिंतन की भाषा, ये 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर, मतलब निम्न से शुरू होता है, उच्चतर की ओर बढ़ता है, आरोही क्रम में बढ़ता है। तो ये जीन पियाजे ने कहा है कि जो बालक का विकास है वो निम्न से शुरू होकर उच्चतर बढ़ता है, इस प्रकार, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी, संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सीटेट में हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक रूप से भिन्न होता है या मात्रात्मक रूप से। किसने कहा? तो जीन पियाजे ने कहा कि ये गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। जो संज्ञानात्मक विकास है वो गुणात्मक रूप से भिन्न है, मात्रात्मक रूप से सेम है, सबका भिन्न नहीं है।
केवल गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए बार बार पूछी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, जीन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। संज्ञानात्मक विकास सतत एवं असतत किस रूप में चलता है? तो असतत और अनियमित रूप में चलता है, सतत रूप में नहीं चलता। तो यहां दोनों रूप में लिखा है, इसको काट देना आप। सतत और अनियमित चलता है। संज्ञानात्मक विकास है वो असतत एवं अनियमित चलता है, सतत नहीं होता। कुछ किताबों में कहती है कि सतत चलता है और इसी वजह से मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सतत नहीं चलता है। सभी किताबों के निचोड़ है, कुछ किताबें कहती है सतत है, लेकिन आपको नहीं कर मानना है, आपको मानना है असतत या अनियमित। इन्होंने निर्माण व खोज की अवधारणा दी थी। किन्होंने? जीन पियाजे ने निर्माण की और खोज की अवधारणा दी थी। तो आपको यह ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास असतत या अनियमित होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं, निम्न से उच्चतर। आगे देखो, पियाजे ने बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या की थी। किसकी? बुद्धि की। और पियाजे बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। पियाजे बुद्धि को अनुकूलन, एडेप्टेशन, और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। इन्होंने बुद्धि की भी व्यवहारिक, एक पुस्तक भी आई थी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, मैंने अभी बताया था। तो इन्होंने इंटेलिजेंस में भी कार्य किया था और इन्होंने बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या की थी और बुद्धि को अनुकूलन और संगठन की प्रक्रिया माना है। तो पूछ लिया आपको कि बुद्धि को अनुकूलन और संगठन की प्रक्रिया किसने माना है? तो जीन पियाजे। अनुकूलन जहां भी आए, एडेप्टेशन जहां भी आ जाए और संगठन, एडेप्टेशन आ रहा है, तो आप मान के चलिए जीन पियाजे का कंसेप्ट। पियाजे ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों के समान बालक की भी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। अब देखो, पेड़ पौधे किस प्रकार अनुकूलन करते हैं, आपने देखा होगा। पेड़ पौधों में कभी वर्षा जल्दी ज़्यादा हो जाती है तो कभी बरसात कम होती है, कभी पतझड़ ऋतु आती है। सब वस्तुओं, सब मौसमों में, सब ऋतुओं में ये अपने आपका एडेप्टेशन कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। आपने देखा होगा पत्थरों में भी पेड़ पौधे निकल आते हैं तो बहुत सी अनुकूलन करते हैं। हमारे राजस्थान में मरुस्थल में ये खेजड़ी जैसे वृक्ष है जो हर वर्ष भी हरे भरे रहते हैं। तो इस चीज़ है कि अनुकूलन होता है। पेड़ पौधे जिस प्रकार अनुकूलन करते हैं, बालक भी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, एडेप्टेशन करता है। तो ये पियाजे ने सिद्ध किया था। तो ये बात भी कंसेप्ट ध्यान में रखने वाला है कि पियाजे ने कहा कि पेड़ पौधों के समान बालक भी अनुकूलन करते हैं। और बौद्धिक संरचना का जो सामान्यीकृत ढांचा है वो क्या कहलाता है? संगठन। मैंने कहा अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया रूप में बुद्धि को व्यवहारिक व्याख्या की है। तो अनुकूलन तो क्या है? पेड़ पौधों के समान बालक भी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। और बौद्धिक संरचना का सामान्यीकृत ढांचा क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। ये मैंने आपको बार बार बता दिया। पियाजे अनुकूलन की प्रक्रिया के 2 चरण बताते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहीं से बना था और 2021 में भी यहीं से प्रश्न बना था। और 2 चीज़ें यही समझने वाली चीज़ें, आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। पियाजे अनुकूलन, देखो पियाजे एडेप्टेशन, अनुकूलन को इंग्लिश में ही बोलते हैं एडेप्टेशन, मीनिंग नहीं लिखी हुई है, आप लिख लेना। पियाजे अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया के 2 चरण बताते हैं। अब 2-3 क्रियाएं बता दिए हैं या 2 चरण बताते हैं, तो मेन 2 ही चरण बताते हैं। आपको 2 ही चरण ध्यान में रखना है। पहला है समावेशन या आत्मीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं। आपको इसकी इंग्लिश टर्म याद रखना क्योंकि हिंदी में उसकी कुछ अलग टर्म भी आती है। और दूसरा है समायोजन, स्थानीयकरण, समंजन या एकोमोडेशन। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को आत्मीकरण बोलते हैं, आत्मसातीकरण बोल देते हैं, समावेशन बोल देते हैं, जबकि समायोजन, स्थानीयकरण, समंजन जिसे एकोमोडेशन बोलते हैं। ये 2 प्रक्रियाएं अनुकूलन की, 2 चरण है। पहले क्या है, देखो समावेशन या आत्मीकरण क्या है? किसी भी नई जानकारी का हमारी वर्तमान स्कीमा में प्रयोग करना। कोई भी नई जानकारी है उसको हमारी वर्तमान स्कीमा में प्रयोग करना क्या कहलाती है? समावेशन कहलाता है। जैसे मान लो आपको आज एक मैंने प्रश्न भी डाला था कम्युनिटी में, आपको देखना जाके। मैंने डाला था कि एक बालक किसी भी वस्तु को उठाकर मुंह में ले लेता है, ये क्या है? तो ये क्या है? समावेशन है, आत्मीकरण है। क्यों? बालक आत्मीकरण कर रहा है कि जो भी खाने की वस्तु होती है वो सोच रहा है कि ये वस्तु खाने की है। मतलब पूर्व ज्ञान है उसका कि वस्तु खाने की होती है और कोई भी वस्तु है जो खाने की नहीं है तो भी उसको आत्मीकरण कर लेगा कि हाँ ये खाने की वस्तु है। मतलब उसकी जो पुरानी स्कीमा है, स्कीमा के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, जो उसकी नई जानकारी है उसको आपकी वर्तमान स्कीमा से प्रवेश करा रहा है। मतलब पहले से जो जानकारी है कि खाने की वस्तु होती है तो हर वस्तु को खाने की वस्तु समझने लगता है, तो ये आत्मीकरण कर रहा है। कोई भी नई जानकारी है उसको वर्तमान स्कीमा में प्रवेश करा रहा है, तो ये कहलाता है समावेशन। जैसे आगे देखो, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मीकरण। पहले से जो ज्ञान है उसमें नई ज्ञान जोड़ रहा है, क्या कहलाता है? आत्मीकरण। मतलब जहां भी एड की बात आई क्या कहलाता है? आत्मीकरण। इंग्लिश में एड आ जाए तो मान लेना आत्मीकरण।
एक ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान में पहले से सीखी गई मानसिक प्रक्रिया की सहायता लेता है। मतलब एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक कोई भी समस्या का समाधान करे तो उसमें पहले वाले ज्ञान का, पहले वाले जो सीखी गई मानसिक प्रक्रिया है उसकी सहायता ले रहा है। मतलब पहले से जो स्टोर जो है उसकी सूचनाएं जो स्टोर है उसी का सहारा ले रहा है। तो ये क्या है? समावेशन है, आत्मीकरण है, एसिमिलेशन है। बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजना का प्रयोग। मतलब बाहरी संसार को, देखो ये प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने अब सभी जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए उन सभी की एक एक लाइन को मैंने यहाँ टच करने की कोशिश की है कि बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजना का प्रयोग। जैसे मान लो स्कूल पूर्व बच्ची का पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को घोड़ा कहना। मतलब एक स्कूल पूर्व बच्ची है जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया जिन्होंने, वो क्या कर रही है, वो पहली बार चिड़ियाघर जा रही है और वहाँ ऊँट को देख कर कहती है कि नहीं ये घोड़ा है। अब ऊँट को देख कर कहती है कि देखो देखो मम्मी घोड़ा है ये, तो ये घोड़ा है क्योंकि उसने घोड़े को देख रखा है पहले से, उसने कहीं ना कहीं घोड़े को देखा है लेकिन उसने ऊँट को नहीं देखा। तो वो क्या करेगी, वो कैसी है, तो घोड़ा है। तो क्यों कर रही है वो, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान यही कह रहा है कि ये ऐसा घोड़ा होता है, 4 पैर होते हैं उसके और ये इस प्रकार का घोड़ा होता है। लेकिन जब तक वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही या पूर्व जो मानसिक प्रक्रिया है उसी के सहायता से आपको नई चीज को जोड़ रही है तो क्या कहलाती है? आत्मीकरण, एसिमिलेशन। समझ आया क्या? नहीं आया? वापस देखो। मतलब पहले से जो स्कीमा बनी हुई है, पहले से जो वर्तमान स्कीमा है उसमें नई जानकारी को प्रवेश करा रहे हैं, क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। कोई भी नई चीज मान लो उसकी तुलना हम या उसको पहले के जैसे बता देते हैं। जैसे ये विद्यार्थी, ये बालिका है, ये बोल रही है कि सर ये तो घोड़ा है, ऊँट नहीं है। तो ये क्या है? वर्तमान स्कीमा में को आपको पूर्व वाली स्कीमा से ही जोड़ रही है। उसको घोड़ा याद है उसको, तो उसको ऊँट को भी घोड़ा कहने लगे। तो ये क्या है? समावेशन है, आत्मीकरण है। इसके बाद दूसरा है समायोजन या स्थानीकरण या समंजन, एकोमोडेशन। आपको इंग्लिश के टर्म याद रखना, मैं बोल रहा हूँ अभी भी बोलता हूँ, शब्द और आ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। समायोजन बोलते हैं, स्थानीकरण बोलते हैं, समंजन बोलते हैं। तो देखो वर्तमान स्कीमा में परिमार्जन करना, मतलब जो पहले से जो अभी वर्तमान में स्कीमा बन रही है उसमें परिमार्जन करना, कुछ चेंज करना, कुछ जोड़ना, नई योजना बनाना या पुरानी को संशोधित करना। देखो परिमार्जन का मतलब हो गया उसमें चेंज करना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफिकेशन करना। देखो इंग्लिश में शब्द याद रखना, मैनिपुलेशन आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए, एडजस्टमेंट आ जाए, न्यू स्कीम आ जाए, ये 4 शब्द आ जाए तो आपको मान के चलाएं एकोमोडेशन है। मैनिपुलेशन आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए, एडजस्टमेंट आ जाए, न्यू स्कीम आ जाए, तो क्या है? एकोमोडेशन। मतलब वर्तमान स्कीमा में परिमार्जन करना, नई योजना बनाना, पुरानी को संशोधित करना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये समायोजन है, एकोमोडेशन है। जैसे ऊंट को देखने पे उससे कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना। देखो वो लड़की जो अभी तक घोड़ा कह रही थी उसको, फिर वो सोचती है कि नहीं ये घोड़ा तो नहीं है, इसके तो यहाँ कुब्बड़ है। तो वो बोल दिया, उसने कहा कि कुब्बड़ वाला घोड़ा है। तो इसको क्या कर रही है? समायोजन कर रही है। वर्तमान जो पुरानी स्कीमा बनी हुई है उसमें वर्तमान स्कीमा का समायोजन कर रही है। क्या कर रही है? मैनिपुलेट कर रही है। पुरानी जो स्कीमा बनी हुई है उसको संशोधित कर रही है, हल्का फुल्का संशोधित कर रही है कि नहीं घोड़ा है, ये कुब्बड़ वाला घोड़ा है, बिल्कुल कुब्बड़ वाला घोड़ा है, ये तो ऊँट नहीं है। ऊँट को तो उसको पता ही नहीं, ऊँट का तो वो तो घोड़े को देखी हुई है कि नहीं ये तो कुब्बड़ वाला घोड़ा है, ऊँट की कुब्बड़ होती है, तो उसने कह दिया कुब्बड़ वाला घोड़ा है। तो ये क्या है? तो ये ऊँट को देखने पर कुब्बड़ वाला घोड़ा कहना या तय विचारों को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना। मतलब जो तय विचार है, पहले से तय विचार है, उसको समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना, पुराने स्कीमा के काम ना करने पर पुराने के साथ समायोजित करना, क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। देखो मतलब पुरानी स्कीमा काम नहीं कर रही क्योंकि उसने पुरानी स्कीमा तो यही पढ़ा था कि घोड़े के तो 4 पैर होते हैं, आंखें होती है 2, एक सिर होता है, ये सब ऊँट में भी होते हैं। तो लेकिन इसके कुब्बड़ है, तो पुरानी स्कीमा हल्की फुल्की काम नहीं कर रही। वो कि यार घोड़ा तो ऐसा नहीं होता, तो वो कहेगी नहीं यार कुब्बड़ वाला घोड़ा है। तो अगर पुरानी स्कीमा काम नहीं करी तो उसमें संशोधन कर देती है, इसको बोलते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। और जहाँ भी मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, न्यू स्कीमा या मैनिपुलेशन शब्द आ जाए वहाँ आपको करना है समायोजन। ठीक है,
ये आपकी 2 चरण बता दी मैंने। अनुकूलन के 2 चरण होते हैं, दोनों चरण बता दिए। अब एक प्रश्न जो मानव विकास को प्रभावित करने वाला है, ये मैंने लिखा रखा है। एक प्रश्न आ गया था सीटेट में इस प्रकार का कि जीन पियाजे ने मानव विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए। एक बताया इन्हें जैविक परिपक्वता, जेनेटिकल मैच्योरिटी। एक बताया सामाजिक वातावरण के अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस, और भौतिक वातावरण के अनुभव, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई है कि मानव विकास को कौन कौन से जो प्रभावित करते हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से। तो जैविक परिपक्वता बताया इन्होंने, भौतिक वातावरण के अनुभव बताया, और सामाजिक वातावरण के अनुभव बताया। विद्यार्थी दिक्कत कहाँ आती है इस प्रश्न में? यह प्रश्न आए सामान्य सा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जो सामाजिक वातावरण के अनुभव है, विद्यार्थी सोचता है वो वाइगोत्स्की ने बताए, और विद्यार्थी कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं या जो किताबें भी अधिकांश ये कह देती हैं कि आपको जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक, समाज और संस्कृत का नाम आ जाए वहाँ आपको करना है वाइगोत्स्की। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और कि सामाजिक आ गया, नहीं यह तो नहीं है जी, जीन पियाजे ने नहीं बताया, वाइगोत्स्की ने बताया, तो इसको काट दो। तो आपको ध्यान में रखना है जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण के अनुभव, भौतिक वातावरण के अनुभव, ये तीनों मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। और जीन पियाजे ने बताया कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक है, जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण के अनुभव और भौतिक वातावरण के अनुभव। ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछा गया सीटेट में 3 बार प्रश्न पूछा गया। इसके बाद देखो, अब मैंने अनुकूलन के 2 चरण बताए। अब अगर दोनों चरणों में एक संतुलन कायम होता है जिसे बोलते हैं साम्यधरण। क्या बोलते हैं? साम्यधरण। तो ये इसका एक चरण नहीं है, 2 ही चरण होते हैं। इन दोनों चरणों का जो संतुलन है उनको साम्यधरण कहते हैं। इसको संतुलीकरण कहते हैं, साम्यधरण कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपको इंग्लिश टर्म याद रखना है, इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। जब बालक आत्मसातीकरण व समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कर लेता है तो इसे साम्यधरण कहते हैं। ये एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया। तो जो साम्यधरण है, इक्विलिब्रियम है, ये आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। अब देखो, उसी बच्चे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल को दोहरा रहा हूँ तो आपके चाहे मान को थोड़ा सा समझ आए कि वह बच्ची जब कुछ समय बाद किताब में ऊंट का चित्र देखने में या टीवी में देखने पर ऊंट बोलती है, ये मानसिक संतुलन की अवस्था है। आत्मीकरण व समंजन की जो पूरक क्रिया संतुलन पैदा करती है। देखो, वही बच्ची जब घर आती है, जब टीवी में देखती है कि यह ऊंट होता है, पुस्तक में देखती है ऊंट का चित्र बना हुआ, नीचे लिखा हुआ ऊंट, तो वो सोचती है कि नहीं ये घोड़ा नहीं था उस दिन, वो ऊंट था। तो इसमें क्या कर रही है? संतुलन कर रही है। जो आत्मीकरण किया था और जो समायोजन किया था, समंजन किया था, उसकी जो पूरक क्रिया है संतुलन पैदा करती है। और ये एक आत्मनियंत्रित प्रक्रिया होती है और नई स्कीमा विकसित करती है। इसमें क्या करती है? नई स्कीमा विकसित कर लेती है, मतलब वो अपनी नई स्कीमा बना लेती है कि इस प्रकार का है, ये ऊंट है। पुरानी स्कीमा में परिवर्तन कर लेती है। पुरानी स्कीमा जो कह रही थी कि घोड़ा है, उसको परिवर्तन करके नई स्कीमा विकसित कर लेती है। यह कहलाता है इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। तो ये आपको ध्यान में रखने 3 कंसेप्ट है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ये आपको ध्यान में रखना, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ये आपको ध्यान में रखना। अगर पुरानी स्कीमा से हम नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं, नए ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं तो एसिमिलेशन। अगर पुराने ज्ञान में संशोधन कर रहे हैं, परिमार्जन कर रहे हैं तो एकोमोडेशन। और अगर इनमें संतुलन कायम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम। ये आपको ध्यान में रखना। एक बार वापस पढ़ना इसको, आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। समावेशन के लिए जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल रेडीनेस जरूरी है। जीन पियाजे ने कहा कि जो समावेशन है, एसिमिलेशन तो कर लेगा बालक, आत्मसात करेगा, इसके लिए जैविक परिपक्वता जरूरी है। आत्मसात आप कह रहे हैं आत्मसात करेगा, लेकिन इसके लिए बायोलॉजिकल रेडीनेस, जैविक परिपक्वता, जेनेटिक मैच्योरिटी जरूरी है। जैविक परिपक्वता जरूरी है, मतलब वो जैविक रूप से परिपक्व होना जरूरी है, तभी वो आत्मसात कर पाएगा। जैसे एक 4 साल का बालक फिजिक्स के सूत्र सुन तो लेगा लेकिन आत्मसात नहीं कर पाएगा। आप 4 साल के बालक को फिजिक्स के सूत्र सुना रहे हो तो वो आत्मसात थोड़ी कर पाएगा। आत्मसात के लिए जैविक परिपक्वता जरूरी है। उसकी जैविक परिपक्वता अगर होगी, वो फिजिक्स सूत्र के सुनने के लायक होगा उस समय तक, तब आत्मसात कर पाएगा। तो जब तक जैविक परिपक्वता नहीं है, ये आत्मसात नहीं कर पाएगा। इनकी जो कुछ अवधारणा है, उनमें पहले अवधारणा है मानसिक संगठन। इन्होंने पहले अवधारणा क्या दी है? मानसिक संगठन, जिसे हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक संरचना भी कह सकते हैं, मानसिक संगठन भी कह सकते हैं। बालक की मानसिक क्षमताओं या संज्ञानात्मक संरचना के सेट को मानसिक संगठन कहा गया।
बालक की जो मानसिक क्षमताएं हैं, मतलब मानसिक क्षमता में कौन कौन सी, तर्क करने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, ये सब जो क्षमताएं हैं मानसिक क्षमताएं या जो संज्ञानात्मक संरचना है, इसके सेट को क्या कहा गया है, मानसिक संगठन, कोग्निटिव स्ट्रक्चर। दूसरी उदाहरण है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशंस। बालक बालिकाओं के द्वारा समस्या के समाधान की प्रक्रिया जिसमें चिंतन, तर्क आदि होते हैं, मानसिक संक्रिया कहलाते हैं। देखो, चिंतन तर्क करने की जो क्षमता है वो तो मानसिक संगठन है, लेकिन मानसिक संक्रिया क्या है, दिमाग में हम कोई भी चीज़ को सोचते समय चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, कोई भी कार्य करते समय हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, ये चीज़ें क्या है, कल्पना करते हैं, ये चीज़ें क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल ऑपरेशंस है। हम दिमाग में ऑपरेशंस करते हैं, चिंतन के माध्यम से हम वस्तुओं का या विचारों का जोड़ तोड़ करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, मानसिक संक्रिया कहलाती है, मेंटल ऑपरेशन कहलाती है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया अवधारणा आती है और जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है स्कीमा। क्या है, स्कीमा। स्कीमा के बारे में बताया था इन्होंने, क्योंकि ये बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और स्कीमा एक बायोलॉजी की टर्म है। मैंने अभी बताया था पीछे कि ये बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और स्कीमा बायोलॉजी का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है। और आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में इसका अलग अलग, मतलब कोई एक परिभाषा नहीं है इसकी फिक्स, सब की बार अलग अलग, आपको बस केवल समझना है इसको। बाकी हर एग्जाम में मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 मैंने जो परिभाषाएं लिखी है इसकी, ये 8 परीक्षा एग्जाम में आई हुई है। 8 एग्जाम में ये परीक्षाएं बार बार घूम के रिपीट हो रही है, हर बार अलग अलग एग्जाम से अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखो स्कीमा है क्या, नॉर्मल सी बात है। स्कीमा क्या है, एक आएगा स्कीम्स, एक आएगा स्कीमा, तो ध्यान में रखना अलग अलग दोनों। स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। पहली परिभाषा आती है कि मान लो ऐसी कोई मानसिक संरचना है, हमारे दिमाग में ऐसी कोई संरचना है जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण का मतलब होता है, मतलब आपको एक परिस्थिति में यूज कर लिया तो उसको दूसरी परिस्थिति में यूज कर सकते हो, ये होता है सामान्यीकरण। सामान्य भाषा में बात करूँ तो ये सूचनाओं का संगठित संरचना है, मतलब पैकेट्स ऑफ नॉलेज है। हमारे दिमाग में नॉलेज है, जो सूचनाएं हैं जिसमें जो फैक्ट है और है चीज़ें, वो उससे भरा हुआ कोई नॉलेज पैकेट है। सूचनाओं का क्या है, पैकेट है, ज्ञान के पैकेट है, वो क्या है, स्कीमा है, जिसका हम बार बार यूज करते हैं। वो ज्ञान के पैकेट ही क्या है, मतलब आपको आपके दिमाग में बहुत सी सूचनाएं हैं। आपको मान लो कोई आप रीट की तैयारी करें तो इससे संबंधित आपके बारे में दिमाग में बहुत सूचना है कि रीट की सिलेबस क्या है और क्या है, किस प्रकार आपको पढ़ना है, पिछली रीट में आपने किस प्रकार तैयारी की थी, ये सभी सूचनाएं आपके दिमाग में है। तो ये क्या है, स्कीमा तो बनी हुई है दिमाग में पहले से, मतलब स्कीमा है दिमाग में, रीट के बारे में ये सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के माध्यम से आप कार्य करते हैं, आपको हर चीज़ मतलब सूचनाएं इकट्ठी हुई है, पूरी चीज़, मतलब एक रीट का नाम लेते हैं आपके दिमाग में पूरी सूचनाएं आ जाएगी। इसी प्रकार मान लो एक, मैं आपका नाम ले लूँ, एक कुत्ता नाम लेता हूं, तो कुत्ते के बारे में आपके पास जितनी भी सूचनाएं हैं वो स्कीमा में इकट्ठित है और इन सूचनाएं आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी। अगर एक का नाम आप सोचने लग जाएंगे कि कुत्ता के 4 पैर होते हैं, कुत्ता इस प्रकार होता है, ये एक सर्वहारी जंतु है, ये सब सूचनाएं आपके दिमाग में आ जाएगी। क्योंकि जितनी भी सूचनाएं हैं आपके दिमाग में, ये सूचनाओं का पैकेट है, वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा स्कीमा क्या है, और इसकी अलग अलग परिभाषाएं, ये परिभाषाएं भी आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार की स्कीमा के अलग अलग परिभाषा आ सकती है परीक्षा में। तो देखो, मानसिकता का ज्ञानात्मक पैकेट, मेन चीज़ क्या है आपको ध्यान में रखना है, सूचनाओं का जो पैकेट है वो स्कीमा है और जिसका हम यूज करते हैं बार बार। किसी भी मान लो आपको कुत्ते का एक्सप्लेनेशन करना है तो आपके दिमाग में जो सूचना है उसी के आधार पर आप एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लो एक आपको अभी लेटेस्ट बताऊं, रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चला है उसके बारे में आपके पास दिमाग में जितनी भी सूचनाएं हैं, अब कौन कैसा है, रूस कैसा है, यूक्रेन कैसा है, उसका कौन प्रधानमंत्री है, दोनों का किस प्रकार युद्ध चल रहा है, कितने लोग मारे गए, ये सब सूचनाएं आपके दिमाग में। अब आपको कोई इसकी एक्सप्लेन करो या व्याख्या करो तो आप किसके आधार पर व्याख्या करो, स्कीमा के आधार पर व्याख्या करो। इसकी स्कीमा बनी हुई है आपके दिमाग में और इस स्कीमा के आधार पर ही आप व्याख्या करोगे। तो देखो, मानसिकता का ज्ञानात्मक पैकेट क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाती है। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालकों की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा है। मतलब कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करना है, इसके लिए बालकों की जो मानसिक संरचना है उसका जो व्यवहारगत परिवर्तन है, मतलब वही सूचनाएं हैं, मानसिक संरचना का जो व्यवहारगत परिवर्तन है स्कीमा है। एक एग्जाम
2012 में पूछा गया था रीट में कि लंबे समय की याददाश्त में सूचनाएं एकत्रित होना, सॉरी 2012 नहीं 2018 में पूछा गया था कि लंबे समय की याददाश्त में सूचनाएं एकत्रित होना क्या कहलाती है? स्कीमा। मतलब लंबे समय से आप छोटे थे, मैंने अभी कल बताया था आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आप छोटे थे तो आपके बारे में बिल्ली के बारे में 2 सूचनाएं थी आपके पास या 3 सूचनाएं थी। अब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे सूचनाएं ऐड होती थी। आपने मान लो चैप्टर पढ़ा, विज्ञान का चैप्टर पढ़ा, शाकाहारी मांसाहारी शहरवारी पढ़ा, तो आपको उस जंतु के बारे में ये भी पता चल गया कि ये शाकाहारी है, मांसाहारी है, शहरवारी, एक सूचनाएं और ऐड होगी। तो मैं एक मैंने बताया था कल समायोजन कर लेते हैं, उसमें नई नई सूचनाएं हम जोड़ते रहते हैं स्कीमा में और नई स्कीमा बना लेते हैं। तो ये क्या है? लंबे समय की याददाश्त में, मतलब बहुत लंबे समय के बाद सूचनाएं जो एकत्रित हो जाती है वो क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। ये भी पूछा हुआ है। बालकों के पूर्व अनुमानों की संगठनात्मक संरचना, बालक पहले से अनुमान कर रहा है, पूर्व अनुमान, तो उसकी संगठनात्मक संरचना भी क्या स्कीमा कहलाती है। बालक की संज्ञानात्मक योग्यता व संभाव्य क्षमता, बालक की जो संज्ञानात्मक योग्यता है मतलब दिमाग में जो योग्यता है और जो संभाव्य क्षमता है वो क्या है? स्कीमा है। क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया, ये भी रीट में पूछी गई है। क्रिया के कोई क्रिया के समानांतर चलने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। तो ये आपको सभी बातें ध्यान में रखना है। मैं समझता हूँ स्कीमा आपकी समझ आ गया होगा। इसकी का मतलब सीधा सा है कि सूचनाओं का जो पैकेट है और कोई भी कार्य करते हैं उस समय हम सूचनाओं का उनका उपयोग करते हैं, उन स्कीमा का उपयोग करते हैं और ये स्कीमा लंबे समय के बाद बनती है, धीरे 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 ऐड होती जाती है और एक किसी भी जो कोई भी है उसके बारे में एक स्कीमा बन जाती है और ये कहलाती है स्कीमा, सूचनाओं का पैकेट। दूसरा आता है स्कीम्स। विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं स्कीमा और स्कीम्स में कि स्कीमा और स्कीम्स अलग अलग है। आपको ध्यान में रखना है स्कीमा अलग है, स्कीम्स अलग है, या स्कीम्स कर लो या स्कीम भी बोल सकते हैं, लेकिन स्कीमा और स्कीम्स अलग अलग है। देखो वहाँ तो क्या था? सूचनाओं का पैकेट था, लेकिन यहाँ व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। मतलब कोई हम व्यवहार किस प्रकार करते हैं इसका जो संगठित पैटर्न है, पहले से निर्धारित जो पैटर्न है वो क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है और जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है। मतलब आप बचपन से टाई बांधना सीख रहे हैं तो ये क्या है? ये स्कीम्स है, ये है तो दिमाग में आपके, लेकिन ये क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। मतलब इस प्रकार व्यवहार ही आपका संगठित पैटर्न हो गया एक व्यवहार का कि आपको टाई इस प्रकार बांधनी है। तो इसके लिए सूचनाएं आपको याद नहीं रखनी पड़ती, मतलब ये व्यवहार ही खुद ही क्या है? स्कीम्स है। तो ये व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न है उसको आसानी से दोहराया जा सके क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्ति रूप है। मतलब जो दिमाग की जो संक्रिया मेंटल ऑपरेशन करते हैं, अब आपको टाई बांधनी है, मैं कहूँ टाई बांधनी है या जूते के फीते बांधने हैं, तो आप दिमाग में जो मानसिक संक्रिया होती है कि आपको टाई किस प्रकार बांधनी है, तो अब मैंने बताया कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। ये जो मानसिक संक्रिया है इसका अभिव्यक्ति रूप है। मतलब इसको अभिव्यक्ति दे दी आपने, हाथों से आप बांधने लगे, तो ये क्या है? और फिर धीरे 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 क्या होता है? आपको दिमाग की चिंतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप एक व्यवहार का एक पैटर्न है जो आसानी से दोहराया जा सकता है। फिर बार बार आप ये प्रक्रिया करते हैं डेली रूटीन में, तो ये फिर एक आदत सी बन जाती है आपको और आपको दिमाग में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या कहलाते हैं? स्कीम्स कहलाते हैं। जैसे किसी बालक द्वारा प्रतिदिन अपने स्कूल बैग को जमाना, जूते के फीते बांधना, मतलब ये फिक्स हो गए। इसके बाद आता है एनिमिज्म या जीववाद। एनिमिज्म या जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना और उनसे बातें करना। मतलब एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है कि ऐसी कौन सी उदाहरण है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर देता है? निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर देता है, मतलब निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य या मानव समझने लगता है। ऐसी कौन सी घटना है? तो एनिमिज्म या जीववाद। इसमें क्या, बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। वो है तो निर्जीव, लेकिन बालक उनको सजीव समझने लगता है और उनसे बातें करने लगता है। जैसे आज सूरज उदास है, तो ये एनिमिज्म की घटना है, जीववाद की घटना है। जैसे बालक कहता है कि आज तो सूरज उदास लग रहा है, तो इसका मतलब वो सूरज में जीवन देख रहा है, अपनी तरह जीवन देख रहा है, मानव समझ रहा है सूरज को। इसी प्रकार आपने देखा होगा कोई बच्चा सड़क पर चल रहा है, वो सड़क पर गिर गया, तो गिरते ही वो कहेगा, रोने लगेगा, और उसके पापा या मम्मी जो भी पूछेंगे उसे कि आपको किसने मारा, तो कहे मुझे सड़क ने मारा। अब सड़क ने नहीं मारा, वो समझ रहा है कि सड़क ने मुझे मारा था, क्योंकि सड़क खुद मारने वाली है और ये एक जीव है। सड़क खुद क्या है, सजीव है, और ये मुझे मार रही है, तो कहेगा सड़क ने मारा। और मम्मी पापा की क्या करेंगे, सड़क के दो वापस मार देंगे कि ले सड़क के दो वापस मार देते हैं, तो वो राजी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, ये एनिमिज्म है, जीववाद है। इंग्लिश में शब्द याद रखना, एनिमिज्म या जीववाद। क्या है, सजीव वस्तुओं को क्या निर्जीव समझ रहा है और उनसे बातें कर रहा है।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उससे आप डेली जीवन में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं और आप इनको, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आप इन चीज़ को यहाँ से पढ़ने के अलावा आप कुछ इन चीज़ों को नोटिस करें। बच्चों के साथ आप अगर रहते हैं तो आप इनको नोटिस करें इन बातों को कि क्या सच में ऐसा होता है। तो बिल्कुल होता है, सच में इस प्रकार ही होते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। इसके बाद आता है इगोसेंट्रिसिज्म या आत्म केंद्रिता। इगोसेंट्रिसिज्म या आत्म केंद्रिता, विश्व को अपने नज़रिए से देखना व स्वयं को महत्वपूर्ण मानना। इसमें बालक ये समझने लगता है कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मतलब पूरे विश्व को अपने नज़रिए से देख रहा है, मतलब अपनी नज़रिया है, जो अपना देखने का तरीका है, जो अपनी राय है, उसको ही महत्वपूर्ण मानता है, दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, या वह दूसरों को समझ नहीं पाता, वो खुद के नज़रिए से सोचता है, हर कार्य को खुद के नज़रिए से सोचता है। इगोसेंट्रिसिज्म, इस पर 3 प्रयोग भी किए गए थे जो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे वस्तु मेरे साथ चलती है, अब बच्चा कहता है कि देखो ये वस्तु मेरे साथ चल, इसी प्रकार कहता है कि सूरज मेरे साथ चलता है, तो वो दौड़ेगा तो सूरज भी कह रहा है मेरे साथ साथ दौड़ रहा है, मतलब मैं दौड़ रहा हूँ इसलिए सूरज दौड़ रहा है। और कोई भी वस्तु मेरे साथ चल रही है, मैं चल रहा हूँ इसलिए वस्तु चल रही है, मतलब वो समझने लगता है कि जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म, मतलब दूसरे के नज़रिए को उसको तवज्जो नहीं देता, वो खुद के नज़रिए से ही देखता है और स्वयं को ही महत्वपूर्ण मानता है। तो ये क्या कहलाता है, इगोसेंट्रिज्म। इसके बाद एक अवधारणा आएगी संरक्षण, कंजर्वेशन। क्या आएगी, संरक्षण या कंजर्वेशन। वातावरण में परिवर्तन व स्थिरता को पहचाना, मतलब वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है और कौन कौन से तो परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन से गुण है वो स्थिर रह रहे हैं, इनको पहचाना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। देखो, किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु में तत्वों में या मात्रा में परिवर्तन से अलग समझना। कोई वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन हो रहा है, किसी रंग में परिवर्तन हो रहा है या किसी रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके जो तत्वों में या जो उसकी मात्रा है उसमें परिवर्तन से अलग समझना, ये क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है, एक बार प्रश्न पूछा गया था, द्रव्यमान, आयतन व संख्या क्षेत्र का ज्ञान है, ये संरक्षण के अंतर्गत आता है। मतलब बालक को द्रव्यमान का, आयतन का, संख्या क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है, मतलब वो रंग रूप से नहीं देखता उसको, संख्या क्षेत्र। जैसे मतलब आपको एक एग्जांपल दूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए, जैसे ये मान लो कुछ गोलियाँ पड़ी है पास पास में, ये कुछ गोलियाँ पास पास में, अगर इन्हीं गोलियों को मैं इस प्रकार रख दूँ दूर दूर, यही 6 गोलियाँ यहाँ है, 6 गोलियाँ यहाँ पे, ऊपर भी 6 गोलियाँ, नीचे भी 6 गोलियाँ। आपको अगर बच्चे को आप पूछेंगे कि संरक्षण में की अवधारणा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर बच्चों को पूछेंगे कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो वो बचेगा नीचे वाली ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसके रंग रूप को देख रहा है, मतलब लंबाई को देख रहा है, केवल इनको देख रहा है, वो इनकी संख्या को ध्यान में नहीं देख रहा, उसको संख्या को नहीं भूल रहा है वो कि यही नहीं 6 है, इसको पास पास रखे गए, दूर हो गए, इन पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, संरक्षण की अवधारणा। इसी प्रकार देखो, एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी फैक्ट लाइन दी हुई है और मुझे लगता है कि ये लाइन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाएगी, अभी तक नहीं पूछी गई लेकिन कहीं ना कहीं पूछी जाएगी और बहुत से विद्यार्थी इस लाइन को देखकर बाहर हो जाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्थायित्व की संरक्षण की जो परिभाषा लिखी है उसमें लिखा गया है कि बाह्य परिवर्तनों के बावजूद, मतलब बाह्य परिवर्तन हो रहा है उसके बावजूद स्थितियों और वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व या अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास है वो क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। मतलब बाह्य परिवर्तन हो रहा है उसके बावजूद स्थितियां या वस्तु है उसके कुछ गुणों में स्थायित्व है, मतलब बाह्य परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व है या कुछ गुणों में अपरिवर्तनीयता है, उसका जो विश्वास है ये क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी गई है और जो शब्दावली एनसीईआरटी की उसमें कहा गया है इसको। 2 प्रश्न है कि बालक द्वारा किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेना किसका उदाहरण है। तो मैंने कल बताया था, शायद आपको एसिमिलेशन में बताया था, आत्मीकरण, समायोजन, साम्यधारण, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है आत्मीकरण। मतलब बालक आत्मसात कर लेता है उसको कि यह वस्तु को खाने की है, परिचित क्रिया के द्वारा आत्मसात कर लेता है, तो इसको बोलते हैं आत्मीकरण। एक बालक कुत्ते को जानता है परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संपर्क में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह उदाहरण किसका है। देखो, एक बालक कुत्ते को जानता है लेकिन जब बिल्ली को देखता है तो अपने मानसिक संपर्क में परिवर्तन करता है, मतलब मानसिक संपर्क में चेंज करता है, एडजस्टमेंट करता है और कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करा है, उसकी अलग विशेषताओं पर गौर करा है, तो यह कहलाता है समायोजन। क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। मैं कल बताया था, वही उदाहरण दिया था मैंने घोड़े वाला, और वो घोड़े वाले उसमें नई स्कीमा बना रहा है, वो कह रहा है कुब्बड़ वाला घोड़ा,
मतलब कुछ अलग विशेषताओं पर गौर कर रहा है, कुब्बड़ पर गौर कर रहा है, तो वो क्या गया एकोमोडेशन, समायोजन। इसके अलावा एक आपको ये भी ध्यान रखना है, जीन पियाजे ने एक गतिवर्धन शब्द का भी उल्लेख किया। कहीं कहीं छोटी छोटी एग्जाम से पूछी जा सकता है कि जीन पियाजे ने गतिवर्धन शब्द का प्रयोग किया है। एक गतिवर्धन शब्द का प्रयोग उसमें भी पढ़ोगे आप, जो व्यक्तित्व आएगा उस चैप्टर में भी एक गतिवर्धन शब्द पढ़ोगे आप। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, जीन पियाजे ने गतिवर्धन शब्द का उल्लेख किया है। उत्तरोत्तर अनियमित रूप से विकास होता है। इन्होंने, मैंने बताया था अनियमित रूप से या असतत रूप से, वो लगातार चलता है और अनियमित रूप से चलता है। इसका कोई इन्होंने गतिवर्धन शब्द कहा है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आती है संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं 4, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था का क्या नाम है, पहले हम चारों अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक अवस्था का पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली अवस्था आती है संवेदीगामक अवस्था। ये नाम याद रखना आप, क्योंकि मैंने इतनी एग्जाम देखी है जिन एग्जाम्स में केवल नाम ही पूछे जाते हैं, कौन सी अवस्था जीन पियाजे की है, कौन सी नहीं है। और जीन पियाजे और कोलबर्ग की अवस्थाओं में से ऑप्शन उठाए जाते हैं। 3 जीन पियाजे की उठा ली, 1 कोलबर्ग की उठा ली, कौन सी नहीं है। 3 कोलबर्ग की उठा ली, 1 जीन पियाजे की उठा ली, कौन सी है। मतलब सामान्य प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इनमें अवस्थाओं से लेकर। तो संवेदीगामक अवस्था पहली है, संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, इसका नाम है ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। इंद्रियानुभूत अवस्था, इंद्रियानुभूत अवस्था, ये इंद्रिया है, ये है यहाँ पे इंद्रियानुभूत अवस्था, यह चलती है 0 से 2 वर्ष तक। संवेदीगामक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, इंद्रियानुभूत अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये इसका नाम है। देखो आपको एक मेन याद नाम रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज याद रखना है। इसके बाद में आप अंदर डिटेल से पढ़ेंगे तो प्रतीकात्मक अवस्था वगैरह का पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, और वैचारिक क्रिया की अवस्था भी सिखा गया है, लेकिन वैचारिक क्रिया अवस्था हम बाद में पढ़ लेंगे, अंदर पढ़ेंगे इसके। ये इसके नाम बना दिए गए हैं बाद में, क्योंकि वैचारिक क्रिया इसमें आती है मूर्त संक्रियात्मक, इसलिए वैचारिक क्रिया की अवस्था भी खा गया ऐसे। तो आपको ध्यान में रखना मूर्त संक्रियात्मक, ठोस प्रचलनात्मक या वैचारिक क्रिया की अवस्था, इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस या मूर्त। 7 से 11 अवस्था चलती है ये अवस्था। और इसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ये 11 से 15 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? 11 से 15 वर्ष तक। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एब्स्ट्रैक्ट ये हो गई आपकी 4 अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली अवस्था के बारे में चर्चा करें, संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष, बालक के जन्म से लेकर, 0 का मतलब बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। अब देखो मैं हर अवस्था में एक प्रयोग लिखा रहा हूँ आपको कि कौन सी अवस्था में किस पर प्रयोग किया गया। तो ये प्रयोग एक स्पेशल पर्टिकुलर अवस्था के लिए नहीं किया गया, बल्कि एक अवधारणा के लिए किया गया। एक बालक की एक जो अवधारणा है, जैसे स्थायित्व की अवधारणा है, इस पर किया गया, लेकिन आपको उस अवस्था से ही संबंधित करना है। तो ये जो प्रयोग है इस अवस्था में जिस पर प्रयोग किया गया वो किया गया गेंद व कंबल पर प्रयोग। गेंद व कंबल का जो प्रयोग है वो किया गया, और किसके लिए किया गया? तो वस्तु स्थायित्व के लिए किया गया। अब देखो सामान्य से बता दूं प्रयोग क्या था। ये कंबल थी, एक गेंद थी, और उस एक जो व्यक्ति है वो बच्चे को गेंद दिखा दिखा के फिर कंबल में छुपा रहा था। तो अगर 0 से 2 वर्ष का बालक था, मतलब जो 18 माह से पहले का जो बालक था, वो इस गेंद को उसको बोल देते गेंद चिड़कली ले गई, इस प्रकार का जो प्रयोग था वो कंबल में छिपा रहा था गेंद को। तो बालक ढूंढने की प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन 18 से जब भी 24 माह का हुआ, जब वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगा, तब वो है कंबल में ढूंढने लगता है गेंद को। उसको पता चल जाता है कि गेंद कंबल में छुपा ली गई है। तो इस प्रकार का जो प्रयोग था, आपको इतना प्रयोग से कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान में रखना है गेंद व कंबल प्रयोग किस पर किया गया, किसके लिए किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है वस्तु स्थायित्व के लिए किया गया। कौन सी अवस्था में किया गया? तो पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था में किया गया। अब देखो इसकी सामान्य बातें क्या गया है कि पहले 2 साल में एक बच्चा है वो संवेदनाओं के माध्यम से,
संवेदनाओं को जब बांधते हैं समझते हो आप, जैसे भी स्पर्श करते हैं, सॉरी आँख, कान, त्वचा, नेत्र, सॉरी आँख, कान, त्वचा, जीभ, और ये सब क्या है, संवेदनाएं, नाक, ये सब संवेदनाएं हैं हमारी। और इनके माध्यम से ये जो ज्ञानेंद्र, सॉरी यही ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को, संवेदनाओं के माध्यम से हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हम सूंघ कर सीखते हैं, तो कुछ चीज़ें हम टच करके सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम देख कर सीखते हैं, तो कुछ चीज़ें सुनकर सीखते हैं। तो इस प्रकार हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये संवेदनाओं के माध्यम से, दूसरा गामक क्रियाओं के माध्यम से, मतलब हाथों से, पैरों से हम इस प्रकार ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो पहला तो है संवेदना, और संवेदना किससे प्राप्त होती है, ज्ञानेंद्रियों से। और गामक क्रिया पेशीय कौशलों के माध्यम से। तो ज्ञानेंद्रियों और पेशीय कौशलों के माध्यम से कौन सी अवस्था में सीखा जाता है, तो संवेदी गामक अवस्था में सीखा जाता है। दूसरा संवेद शिशु है, वो संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। मतलब एक तो संवेदी अनुभव और एक गामक क्रियाएं या शारीरिक क्रियाएं, इनके साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती। मतलब बालक बाह्य वातावरण के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, केवल शरीर की क्रियाएं और संवेदी अनुभवों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बालक स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था है, उसमें बालक स्वार्थी होता है और स्वयं केंद्रित होता है, स्व केंद्रित होता है, अपने पर केंद्रित रहता है। स्वार्थी का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार बालक स्वार्थी होता है। मतलब अपनी वस्तु किसी को दूसरे को देना नहीं चाहता, कभी भी स्वार्थी है, हर चीज़ को आप ही प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। एक आपको इसमें एक अवधारणा आती है विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन। एक एग्जाम में मुझे पता है पूछा गया था, डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है, विलंबित अनुकरण क्या होता है। एक तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, विलंबित अनुकरण किस अवस्था में होता है, तो संवेदी गामक अवस्था में। दूसरा, विलंबित अनुकरण होता क्या है, जो विलंबित अनुकरण है, डिफर्ड इमिटेशन है, ये क्या होता है। यह आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि संवेदी गामक अवस्था की कौन सी अवधारणा नहीं है, और इसमें एक एग्जाम्पल विलंबित अनुकरण है, और भी इस प्रकार के दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो अदर ऑप्शन हो सकता है। तो विलंबित अनुकरण है वो कौन सी अवस्था में आएगा, संवेदी गामक अवस्था में। आपने देखा होगा बच्चों को कि अगर कोई बच्चा अगर अपने पापा को शेविंग करते हुए देख लेता है, तो कुछ समय बाद, मतलब उस दिन तो नहीं करता वो, ऐसा अनुकरण नहीं। देखो, अगर उसी दिन अनुकरण कर रहा है, किसी को देखकर अनुकरण कर रहा है, तो वो तो क्या हो गया, अनुकरण। मतलब किसी को देखकर वैसा वैसा कर रहा है तो वो अनुकरण है। लेकिन विलंबित अनुकरण का मतलब है कुछ समय बाद करता है। जैसे मान लो एक दिन देख लिया शेविंग करते हुए, अब मान लो कभी भी उसके पास टूटा फूटा या कहीं फिंकाया हुआ या गिरा हुआ रेजर हाथ में आ गया, तो वो क्या करेगा, शेविंग करने लगा ऐसे। उसको देखेंगे तो आप देखेंगे किसी पापा ऐसे करे तो वो हम भी ऐसे करते हैं, तो मतलब वो बच्चा भी पापा की तरह करने लगता है। तो ये क्या है, विलंबित अनुकरण है, इसको बोलते हैं डिफर्ड इमिटेशन। विलंबित अनुकरण याद रखना, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष में आता है, और 0 से 2 वर्ष का जो बालक है, अब देखो जन्म, आप सोचोगे कि सर 0 से 2 वर्ष, मैं बोल रहा हूँ 0 से 2 वर्ष के बीच में आता है। मतलब 0 वर्ष का जन्मता ही बालक ऐसा थोड़ी करेगा, मतलब अलग अलग स्टेज में आता है, लेकिन 2 वर्ष से पहले पहले इस प्रकार का इमिटेशन करने लग जाता है। जैसे पापा करते हैं उसी प्रकार बच्चा भी करता है। और भी मान लो किसी को देख लिया और उसके कुछ समय बाद, आपने देखा होगा कि कुछ धूम्रपान का यूज करते हैं, उनकी मान लो अगर सिगरेट या बीड़ी को फेंक देते हैं, तो बच्चा भी अगर एक दिन अगर फैला के देखा हुआ है, तो उसको वो मिलते ही वो मुंह में ले लेगा। क्यों, वो डिफर्ड इमिटेशन कर रहा है, विलंबित अनुकरण कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हर अवस्था की हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान में रखना है। पहली विशेषता है एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, योग्यता, किसकी, लक्ष्य उद्दिष्ट या लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। मतलब इस अवस्था में बालक में लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, बालक लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है। और ये एग्जाम में, सीटीएट के एग्जाम में हर एक, अगर संवेदी गामक अवस्था का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें एक ऑप्शन यही रहता है, और उसका उत्तर भी यही होता है लगभग। क्यों, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और बच्चे समझ नहीं पाते इसको कि लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किस प्रकार करता है। जैसे अब देखो, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है, अपनी तरह लक्ष्य नहीं बनाता। ये नहीं है कि डिट पास करना है, टारगेट है, सेकंड गेट पास करना है, फर्स्ट गेट पास करना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाता। लक्ष्य निर्दिष्ट मतलब कोई भी कार्य करता है वो लक्ष्य के लिए करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। अगर बालक रो भी रहा है तो उसका टारगेट है, उसको भूख लगी है, उसको दूध पीना है, तो ये इसका टारगेट है। तो मतलब लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार की जो योग्यता आ जाती है वो कौन सी अवस्था में आ जाती है, 0 से 2 वर्ष में, संवेदी गामक अवस्था में। दूसरा, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है। 18 से 24 माह का बालक है, उसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान आ जाता है। 8 माह की अवस्था में बालक में आंशिक रूप से वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, लेकिन 18 से जो 24 माह है, अब देखो कुछ के विद्यार्थियों के कन्फ्यूज हो सकता है या कुछ अध्यापकों के भी विरोधाभास हो सकता है इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है
आपको एनसीईआरटी को प्रूफ के तौर में साबित कर सकते हैं। दूसरी बात, सीटेट में 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो जहाँ भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तु स्थायित्व है 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक। कुछ आपको अध्यापक यह बताएंगे कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें वस्तु स्थायित्व गुण आता है, लेकिन 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। उस अवस्था में तो आएगा 18 से 24 माह में पहले ही संवेदी गामक अवस्था। तो आपको पूछ लिया वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, तो 18 से 24 माह में। अब देखो, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं वस्तु स्थायित्व को। क्या होता है वस्तु स्थायित्व? मतलब अगर कोई वस्तु उनकी नज़रों के सामने नहीं है तो भी वो सोचता है कि वो वस्तु यही है। मतलब अगर वस्तु स्थायित्व के ज्ञान से पहले की हम बात करें तो अगर आपको कोई भी वस्तु आपके नज़रों के सामने बात करेगी तो उसको ध्यान में रहेगी कि ये गेंद है। आप उस गेंद को छुपा दो तो बच्चा भूल जाएगा उस गेंद को कि वो गेंद चली गई। लेकिन अगर वस्तु स्थायित्व का जब ज्ञान हो जाएगा तब बालक सोचता है कि अगर गेंद नहीं है हाथ में, पहले गेंद थी और अब नहीं है, इसका मतलब गेंद यहीं कहीं है। तो उसका मतलब दिमाग में स्थायित्व बन जाता है। अब गेंद को देखकर नहीं, वो दिमाग में उसकी प्रतिमा बनने लगती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। तो ये कब आता है? 18 से 24 माह। इसके बाद में आगे भी हम इसका थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा, वस्तु संयोजन का ज्ञान, मतलब वस्तुओं को जोड़ने तोड़ने इनका ज्ञान होने लगता है उसे। दूसरा, अनुक्रिया एवं परिणाम में संबंध का ज्ञान, उसको अनुक्रिया और परिणाम में संबंध का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा स्मृति, अनुकरण, ध्यान व जिज्ञासा, स्मृति, अनुकरण, ध्यान व जिज्ञासा, ये सब गुण है वो किस में आते हैं? संवेदी गामक अवस्था में। ध्यान में रखना, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्ट बिहेवियर, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान, वस्तु संयोजन का ज्ञान, अनुक्रिया एवं परिणाम में संबंध का ज्ञान, स्मृति, अनुकरण, ध्यान व जिज्ञासा, ये किसकी विशेषताएं हैं? तो संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है। 8 माह की आयु में आंशिक रूप से वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 8 माह की अवस्था में बालक में आंशिक रूप से वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से 18 से 24 माह में आता है। इस अवस्था में बालक तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, से संसार से अपना विभेदन और कारण प्रभाव समझने लगता है। देखो, इस अवस्था में बालक है, 0 से 2 वर्ष में बालक है, वो अपने अस्तित्व या अपनी जो पहचान है उसका मूल ज्ञान, तादात्म्यकरण का जो मूल ज्ञान है, जो बेसिक प्रिमिटिव सेंस है, मतलब प्राथमिक ज्ञान है, पहला ज्ञान है। मतलब बालक, आपने एक सन पढ़ोगे, आप उसमें पढ़ोगे पहचान का संकट, आइडेंटिटी ऑफ क्राइसिस, इस प्रकार के आप पढ़ोगे वहाँ पे। तो उस अवस्था में आप पढ़ोगे कि बालक थोड़ा सा तादात्म्यकरण का जो मूल ज्ञान है या जो प्राथमिक ज्ञान है वो धीरे धीरे इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में सीखने लगता है। से संसार से अपना विभेदन करने लगता है और कारण प्रभाव सीखने लगता है। कारण प्रभाव का मतलब जैसे धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, इस प्रकार की थोड़ी बहुत समझ आने लगती है उसको। 0 से 2 वर्ष का होते होते बालक में कारण प्रभाव समझने आने लगता है कि किसी वस्तु को धूप में रख दो तो सूख जाएगी। इस प्रकार के कारण और प्रभाव समझने लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कारण प्रभाव, तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, से संसार से अपना विभेदन, ये कौन सी अवस्था में आता है? तो संवेदी गामक अवस्था में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संवेदी गामक अवस्था को पुनः 6 उपअवस्था में बांटा गया है। जीन पियाजे ने क्या किया? संवेदी गामक अवस्थाओं को पुनः 6 उपअवस्थाओं में बांटा है। अब कुछ अध्यापक इसको सीधा ही 3 और 6 अवस्थाओं का नाम लिखा देते हैं, कुछ तो लिखाते नहीं है 6 अवस्थाएं। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें बार पूछा गया प्रश्न। और दूसरी बात, प्रश्न की बात नहीं बताऊं मैं आपको, यहाँ तक बताऊं। अब देखो, कुछ अध्यापक आपको 6 अवस्थाएं लिखा देंगे नाम, कि आपको ये नाम याद रखना है। कुछ अध्यापक 6 अवस्थाएं भी नहीं लिखाएंगे, कैसी? सीधी संवेदी गामक अवस्था पढ़ा दी, उसके बाद अगली अवस्था। लेकिन आपको बता दूं, जो आरटेट हुई थी और आरटेट के बाद 2012 की आरटेट हुई थी, उसके बाद 3rd ग्रेड का जो पेपर हुआ था और उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न संवेदी गामक अवस्था की इन 6 उपअवस्थाओं में से 6 उपअवस्थाओं के उल्लेख से प्रश्न पूछा गया था। और वो प्रश्न मैं आपको यही दिखा देता हूं। वो प्रश्न पूछा गया था ये नेत्र हस्त समन्वय वाला, और किसका? गौणवर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह। यहाँ से अंदर से प्रश्न पूछ लिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें पूरी चीज़ें आपको याद करनी है। ये 6 अवस्थाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, एक एक अवस्था के बारे में, और एक एक अवस्था की आपको डिटेल भी ध्यान में रखना है। हल्की बुली डिटेल ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं से भी, क्योंकि 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था और शायद नागौर में पूछा गया था यह प्रश्न, मेरे को जहाँ तक याद है। मैंने पेपर देखा था एक दिन नागौर का, तो वहाँ पे पूछा गया था। तो पहली अवस्था आती है प्रतिवर्ती या सहज अवस्था, रिफ्लेक्सेज एक्टिव स्टेज। जन्म से 30 दिन तक चलती है। इसका समय क्या है? जन्म से 30 दिन, मतलब जन्म से 1 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, रिफ्लेक्सेज करता है।
प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। जैसे आप पढ़ोगे प्रतिवर्त क्रियाओं में, जैसे बोबिन्स्की, स्टेपिंग, इसके अलावा आप मोरो किसिंग, ये सब अवस्थाएं आप रिप्लेक्सिंग में पढ़ोगे, प्रतिवर्त क्रियाओं में पढ़ोगे आगे। तो जिनमें सूचना का जिसमें चूसना सबसे महत्वपूर्ण है, पियाजे इसे नैसर्गिक स्कीमा कहते हैं। इनेट स्कीमा, नैसर्गिक स्कीमा क्या है? नैसर्गिक स्कीमा क्या है? तो यह है चूसना। मतलब प्रतिवर्ती या सहज अवस्था में क्या है? बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे चूसना है, फेंकना है, कूदना है, इस प्रकार की ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो बालक कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया ज़्यादा करता है? तो चूसना वाली क्रिया है। 0 से आपको भी पता है, जन्म से लेकर 30 दिन 1 महीने का बालक क्या करेगा? चूसने की क्रिया करेगा। और इसी को इन्होंने नैसर्गिक स्कीमा कहा है, जीन पियाजे ने क्या कहा है? नैसर्गिक स्कीमा। मतलब पहली अवस्था आती है प्रतिवर्ती या सहज अवस्था, जिसमें नैसर्गिक स्कीमा और प्रतिवर्ती क्रियाएं। दूसरी अवस्था आती है प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राथमिक या प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है 1 से 4 माह तक चलती है। इस अवस्था में शिशु अपने शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं को बार बार दोहराता है। मतलब जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं पहले कर रहा था उनको बार बार दोहरा रहा है। तीसरी आती है गौण वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज। 4 से 8 माह तक चलती है। वो पहले 0 से 1, 1 से 4, 4 से 8। इस अवस्था में बालक प्रतिवर्ती सहज अवस्थाएं क्या होती है? गौण हो जाती है। इसमें जो प्रतिवर्ती सहज अवस्थाएं कर रहा था पहले, वो क्या होती है? गौण हो जाती है। तथा शिशु वस्तुओं को पकड़ना, उलटना पलटना व छूने जैसी प्रतिक्रियाएं करता है। और इस अवस्था में बालक में नेत्र हस्त समन्वय का गुण आ जाता है। मतलब हाथ को वहीं ले जाएगा जहाँ उसका नजर जाएगी। मतलब नजर और हाथ में। अब पहले आपको देखो, अब मान लो इस पर मेरे को गोला करना है, तो मैं इस पर देख के गोला कर रहा हूँ। अब बालक क्या करता? पहले मतलब इस अवस्था से पहले, मतलब 4 माह से पहले बालक को पता नहीं हाथ कहाँ जा रहा है, उसकी नज़र कहाँ है, हाथ किधर जा रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है? 4 माह की अवस्था में बालक उसकी नज़र और हाथ एक जगह जाना लग जाता है। मतलब जहाँ हाथ टच करेगा, जहाँ हाथ टच करेगा वहीं उसकी नज़र टच होगी। मतलब उसकी नज़र भी वही रहेगी। अगर मान लो कोई वस्तु को उठा रहा है तो उसको हाथ टच करने से पहले उसको वस्तु को देखेगा और फिर हाथ को वहीं ले जाएगा जिस जहाँ वस्तु है। मतलब हर किधर हाथ नहीं फेंकेगा वो। तो ये है नेत्रहस्त समन्वय। तो नेत्रहस्त समन्वय कौन सी अवस्था में आ जाता है? तो ये आता है तीसरी अवस्था, गौण वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज। मतलब गौण वर्तीय प्रतिक्रिया रिफ्लेक्सेज है, वो गौण हो जाती है। और इसमें बालक वस्तुओं को पकड़ना, उलटना पलटना व छूने जैसी प्रतिक्रिया करता है। और वस्तु को जब पकड़ता है तो नेत्रहस्त समन्वय के माध्यम से वस्तु को सीधा टच करता है आँख की दृष्टि से। तो नेत्रहस्त समन्वय का गुण किस अवस्था में आता है? 4 से 8 माह। उस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको पेपर भी कराऊंगा 2013 का, 2012-13 जो 11 वाला पेपर है, जो नागौर में पूछा गया था, वो पेपर मैं आपको करा दूंगा। तो 4 से 8 माह का जो अवस्था है उसमें बालक नेत्रहस्त समन्वय का गुण आता है। उसमें प्रश्न यही था कि कौन सी अवस्था में बालक में नेत्रहस्त समन्वय का गुण आ जाता है? तो 4 से 8 माह। इसके बाद चौथी अवस्था थी गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था पहला आई थी प्रमुख वर्तीय उससे पहले वाली थी सहज प्रतिवर्ती अवस्था, प्रतिवर्ती या सहज अवस्था है, सहज प्रतिवर्ती अवस्था। उसके बाद प्रमुख वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, उसके बाद गौण वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, उसके बाद गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। यह चलती है 8 से 12 माह। इस अवस्था में बालक छुपे हुए खिलौने को खोजने की कोशिश करने लगता है। मैंने बताया था 8 माह की आयु में आंशिक रूप से वस्तु अस्तित्व आता है, तो धीरे धीरे बालक छुपे हुए खिलौने को खोजने की कोशिश करने लगता है। आंशिक रूप से बालक अनुकरण करने लगता है, लक्ष्य व साधन में अंतर करने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था है? गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। इसके बाद धीरे धीरे तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था आती है, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। ये चलती है 12 से 18 माह। इस अवस्था में बालक स्वयं वस्तु पर प्रयोग करने लग जाता है तथा प्रयास व त्रुटि के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। मतलब बालक प्रयास करता है, त्रुटि करता है, प्रयास करता है, त्रुटि करता है, इसके माध्यम से सीखने लगता है 12 से 18 माह में। और लास्ट जो अवस्था आती है 6 नंबर है, वो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था या आरंभिक चिंतन की अवस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन, अन्वेषण की अवस्था भी बोलते हैं इसे। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, आरंभिक चिंतन की अवस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन। 18 से 24 माह ये अंतिम उपावस्था है जिसमें मानसिक बिंब, मेंटल इमेज बनने लगता है। क्या बनने लगता है? मेंटल इमेज, मतलब दिमाग में प्रतिमा बनने लगती है। इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के प्रति चिंतन व अनुक्रिया करने लग जाता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। इस अवस्था को वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण विकसित होता है। मतलब
ऐसी अवस्था जिसमें कोई वस्तु अगर सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती है उसके बारे में वो सोचने लग जाता है, अनुक्रिया करने लग जाता है। और इसकी एक परिभाषा लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि यह चेतना या जानकारी कि जब वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। मतलब ये चेतना, ये जानकारी कि जब वस्तु सामने नहीं है, आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो भी उसका अस्तित्व बना रहेगा, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज परिभाषा दी हुई है, तो आपको ध्यान में रखना कि ये चेतना या जानकारी जब वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अब देखो एक प्रश्न ये भी सब आता है कि चिंतन की शुरुआत कब होती है, तो 18 से 24 माह में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। जीन पियाजे के अनुसार 6 अवस्थाएं बता दी। अब जीन पियाजे के अनुसार बालक क्या है? सक्रिय प्राणी है जो वातावरण से अंतःक्रिया करके खोज द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यही क्या है? व्यक्तिक निर्मितवाद है, व्यक्तिक अनुदेशन है, और व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक कहलाते हैं जीन पियाजे। आपको ये भी मैं एक्स्ट्रा में यहाँ जोड़ दिया मैंने नोट लगा के कि जीन पियाजे बालक को सक्रिय प्राणी मानता है और वातावरण से अंतःक्रिया करके खोज द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, ये जीन पियाजे ने कहा। तो जीन पियाजे से व्यक्तिक निर्मितवाद कहता है और व्यक्तिक अनुदेशन भी कहा रहा है। मतलब व्यक्तिक निर्मितवाद या व्यक्तिक अनुदेशन यही तो है, और इसके जनक कौन है? जीन पियाजे। आप पढ़ोगे आगे सामाजिक निर्मितवाद के जनक वाइगोत्स्की है, इस प्रकार आप। तो व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक कौन है? जीन पियाजे। एक प्रश्न है कि एक बालक छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, उसमें कौन सी क्षमता आ गई है? तो उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया। इसके बाद आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है, नामांकन विस्फोट अवस्था, नेमिंग एक्सप्लोजन स्टेज। इसमें बालक कमरे में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का नाम जानना चाहता है। लगभग 18 माह से शुरू होता है। ध्यान में रखना आपको, 18 माह से शुरू होता है। मतलब कौन सी अवस्था में आएगा? संवेदी गामक अवस्था में। नामांकन विस्फोट अवस्था कौन सी अवस्था में आएगी? संवेदी गामक अवस्था में। इसमें बालक क्या करता है? कमरे में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का नाम जानना चाहता है। मतलब कमरे में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है उनका प्रत्येक का क्या करेगा? नाम जानना चाहेगा। वो चाहेगा कि ये क्या है। और आपने देखा होगा बच्चों की 18 माह का या दूसरे जो जन्मदिन आता है बच्चे का, दूसरे जन्मदिन से पहले आपने बच्चों को देखा होगा कि मम्मी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज़ को पूछता है। आलू क्या है? ये मिर्च है, मम्मी बताती है ये मिर्च है, ये आलू है, ये प्याज है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर वस्तु का नाम जानना चाहता है। इसी को बोलते हैं नेमिंग एक्सप्लोजन स्टेज, नामांकन विस्फोट अवस्था। अब आती है दूसरी अवस्था। देखो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझाने की लायक है, बाकी आप चीज़ें को याद रखना। इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद MS पर मिल जाएगी आपको, टारगेट विद MS पर मिल जाएगी। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके साथ में आपको PDF दे दूंगा। और अगर आपसे नोट्स नहीं बन रहे हैं तो आप इसको PDF फॉर्मेट में निकला के और जीन पियाजे को कम से कम यहाँ से पढ़ लेना, तो आपको बाकी किताबों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आज दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके दूसरे नाम है, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। मतलब इसमें बालक तर्क नहीं कर पाता। आपको भी पता होगा 9 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक तर्क करना शुरू करता है। तो जहाँ तर्क नहीं होगा वहाँ अतार्क होगा, तो अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया। इसे जादुई चिंतन की अवस्था कहा गया। क्या कहा गया? जादुई चिंतन की अवस्था। किसी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। इसमें प्रयोग किस पर किया गया? तो प्रयोग किया गया 3 पर्वत प्रयोग। और किसके लिए किया गया था? इगोसेंट्रिसिज्म। देखो इस अवस्था का जो महत्वपूर्ण गुण है, जो पहले अवस्था का जो महत्वपूर्ण था वो था वस्तु स्थायित्व। इसका जो महत्वपूर्ण है वो है स्वकेंद्रण, इगोसेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रिता। और इसके लिए एक प्रयोग किया गया था 3 पर्वत प्रयोग। अब देखो 3 पर्वत प्रयोग क्या था? 3 पर्वत प्रयोग में कुछ नहीं था, एक टेबल पर बच्चों को बिठा दिया गया, उसके सामने 3 पर्वत रख दिए गए और फिर उस 3 पर्वतों को 360 डिग्री पर घुमाया गया, पूरा उसको दिखा दिया गया। बाद में एक गुड़िया को अलग अलग पर्वतों की जो फोटोज है उनको बारे में दिखाए गए। तो मतलब उन तीनों पर्वत में इस प्रकार 3 पर्वत है। तीन पर्वत थे, वो तीनों पर्वत में क्या किया? उन बालक ने कोई भी इस पर्वत के बारे में पूछ रहा है, उसमें शायद एक में तो बर्फीली सतह थी, एक में क्रॉस मंडा हुआ था और एक में ऊपर झोंपड़ी बनी हुई थी। तो बालक मतलब किसी भी जिसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा था वो अपने नज़रिए से कर रहा था, मतलब अपने नज़रिए को महत्वपूर्ण मान रहा था। वो इसी प्रकार गुड़िया से जो तस्वीरें दिखाएगी उसमें भी क्या कर रहा है? वो उसकी जो व्याख्या कर रहा है वो अपने तरीके से कर रहा है। मतलब उसके कोई मतलब नहीं है रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, लेकिन वो अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है। उसको जो सही लग रहा है वो सोच रहा है मुझे जो सही लग रहा है वही सही है।
तो इस प्रकार का एक प्रयोग था, आपको ध्यान में नहीं रखना है ज़्यादा प्रयोग के बारे में, लेकिन 3 प्रयोग किया गया था किसके लिए, इगोसेंट्रिसिज्म के लिए दूसरी अवस्था में। इसे प्रतीकात्मक अवस्था कहा गया है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिक स्टेज। इसे प्रतीकात्मक अवस्था कहा गया है, सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज, प्रतीकात्मक अवस्था का मतलब क्या है, देखो प्रतीकात्मक अवस्था में क्या मतलब होता है कि बालक इसमें धीरे धीरे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक में भाषा का विकास होने लगता है। और भाषा किससे सीखी जाती है, प्रतीकों से सीखी जाती है। मतलब अब गाय को देखने के लिए वो हाथ पाँव नहीं मारेगा, अब क्या करेगा, सीधा बोलेगा गाय। क्यों, कि 2 वर्ष की अवस्था में उसको पता चल गया कि ये गाय है, और मतलब प्रतीक हो गया, गाय के लिए क्या हो गया, प्रतीक, गाय शब्द हो गया। तो जो भाषा है वो प्रतीकों से सीखी जाती है, और ये प्रतीकात्मक अवस्था सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है। इसमें बालक प्रतीकों द्वारा सीखने लगता है, तो इसको कहा गया सिंबॉलिक स्टेज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसमें और कौन कौन से गुण आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सजीव चिंतन या जीववाद जो हमने पढ़ा था, एनिमिज्म, मैंने अवधारणा बताई थी, ये इसी अवस्था में आती है। किस में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सजीव चिंतन जीववाद की अवधारणा आती है। भौतिक घटनाओं का क्या करता है, मानवीकरण करता है। जैसे आज सूरज क्रोधित है, आज सूरज उदास है, इस प्रकार की घटनाएं मैंने पहले समझा दिया है। इसके बाद आत्म केंद्रिता, इसके लिए 3 प्रयोग किया गया। चांद सूरज मेरे आदेश पर चलते हैं, सामने वाला वही सोचता है जो मैं सोचता हूँ, मतलब खुद को शहंशाह समझ रहा है। इगोसेंट्रिसिज्म, बच्चा है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में स्वयं एवं दूसरे की नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, स्वयं नीट में पूछा गया था। स्वयं एवं दूसरे की नजरिए में फर्क करने की जो अयोग्यता है उसको कहते हैं आत्म केंद्रिता। मतलब खुद के नजरिए और दूसरे के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता वो सोच रहा है मैं सोच रहा हूँ, वही सब सोच रहे हैं, सब मेरे आदेश से चल रहे हैं, चांद सूरज भी मेरे आदेश से चलते हैं। इस प्रकार का सोच रखने वाला इगोसेंट्रिसिज्म कहलाता है। ये भी किस अवस्था में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद है, ये फैक्ट आपने नहीं पढ़ा था, स्वनिर्मित भाषा है, टेलीग्राफिक भाषा। मतलब 2 वर्ष, और एनसीईआरटी में सीधा ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे जन्मदिन तक आते आते बालक में 2 शब्दों के वाक्य या 2 वर्ड फ्रेज से शुरू कर देता है, 2 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है बालक, जिसे बोलते हैं स्वनिर्मित भाषा या टेलीग्राफिक भाषा या तार वाली भाषा। देखो पहले आपको भी पता होगा, पुराने समय में जो तार भेजे जाते थे, उन तार बाजों में आपको एक शब्द के पैसे लगते थे। मतलब किसी तार भेज रहे हैं, उसमें कितने शब्द लिख रहे हैं उसके पैसे लगते थे। तो उसमें क्या करते थे, इस प्रकार की भाषा यूज करते हैं। मतलब 2 शब्द में एक शब्द में तो हम किसी को अर्थ नहीं दे सकते, लेकिन 2 शब्द में उसका अर्थ दिया जाता था। जैसे मान लो आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, उसमें तार लिखना है, उसमें आपको इस प्रकार किया जाता है। जैसे भैया शादी, मतलब भैया की क्या होगी, शादी। बहन ससुराल, बहन क्या गई, चली गई ससुराल। 2 शब्द हो गए, बहन ससुराल, मतलब बहन ससुराल चली गई, भैया की शादी होगी। और भी जैसे मान लो कुछ भी, कार हिट, मतलब कार के एक्सीडेंट हो गया। अब इसमें देखो ये बच्चों की भाषा देखो, कार हिट, मिल्क गोन, चिड़ी उड़, कबूतर उड़, चिड़ी उड़, इस प्रकार बच्चे करते हैं। मतलब 2 ही शब्द का यूज करेंगे, तीसरा शब्द नहीं लेंगे, 2 शब्दों के माध्यम से सीखेंगे। इसको बोलते हैं स्वनिर्मित भाषा या टेलीग्राफिक भाषा, जिसे तार वाली भाषा कहते हैं, 2 वर्ड फ्रेज कहते हैं। 2 वर्ष की उम्र में शुरू होती है, दूसरे जन्मदिन तक। तीसरा है स्वयं से बातें करना, इसे बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉज। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉज। स्वयं से बातें करने लगता है, किस अवस्था में, पूर्व संक्रिया, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक स्वयं से बातें करता है। और इस स्वयं से बातें करने वाली अवस्था को हम थोड़ा सा वाइगोट्स्की में इसने व्यक्तिगत वार्ता का है, प्राइवेट स्पीच का है, इसका जो वाइगोट्स्की ने इसको भाषा से संबंधित है, बातें करना भाषा से संबंधित है, इसलिए वाइगोट्स्की ने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी जीन पियाजे इसे आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉज को या स्वयं से बातें करने को जीन पियाजे कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, जबकि वाइगोट्स्की में हम पढ़ेंगे इन्होंने व्यक्तिगत वार्ता का है। इसके बाद प्रतीकों एवं प्रतिमाओं के माध्यम से सीखता बालक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करता है। लाक्षणिक कार्य, बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः अनुकरण एवं खेल द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है, लाक्षणिक कार्य है वो एक तो अनुकरण करेगा और खेल के माध्यम से होगा। आगे हम पढ़ेंगे एक युग्मी तर्क देना, मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बालक एक युग्मी तर्क देता है। मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन, इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन। मतलब बालक हर पहलू को नहीं सोचता, केवल एक युग्मी का मतलब हो गया एक ही आधार पर तर्क दे रहा है। मतलब कोई वस्तु, हर वस्तु के बारे में मतलब एक युग्मी तर्क दे रहा है, मतलब उसके बारे में हर तरीके से नहीं सोचता, अपनी तरह से नहीं सोच पाता। मतलब आपको कह दिया जाए जिस प्रकार कोई विद्यार्थी होता है वो एक ही सोच पर तर्क दे देता है,
ये देख लेता है कि यह तर्क है, तो इसी तर्क पर हम क्या होते हैं, आज बड़े हो गए हैं इसलिए हम क्या अलग अलग पहलुओं पर सोचते हैं, उसके बाद तर्क देते हैं। वो क्या है, बालक एक विमित तर्क देता है, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव कंक्लूजन। खेल एवं अनुकरण द्वारा सीखता, तो 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बालक है, वो खेल के माध्यम से और अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से और अनुकरण के माध्यम से। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर अनुकरण आपने उस अवस्था में बताया था, तो देखो स्मृति, अनुकरण, जिज्ञासा आ जाए तो आपको करना है संवेदीगामक अवस्था, लेकिन अनुकरण इस अवस्था में भी खेल और अनुकरण के माध्यम से बालक सीखता है। जैसे पेंसिल को रॉकेट और लकड़ी की गुटके को मेंढक बताना, मेक बिलीव प्ले या भूमिका निर्वाह। मतलब इसमें बालक क्या करता है, पेंसिल को रॉकेट बताता है, लकड़ी के गुटके को मेंढक बताता है, इस प्रकार बालक खेलता है, खेल और अनुकरण द्वारा सीखता है, और इसको बोलता है मेक बिलीव प्ले भूमिका निर्वाह। मतलब इसमें भूमिका निर्वाह करता है, मतलब लकड़ी के गुटके को मेंढक बना दिया, उसको भूमिका निर्वाह करा है, लकड़ी का गुटका है वो मेंढक की भूमिका निर्वाह करा है। तो जीन पियाजे ने एक परिभाषा दी, खेल नाटक प्रतीकात्मक योजनाओं का अभ्यास मात्र है। जीन पियाजे की परिभाषा है कि वो खेल है वो नाटक प्रतीकात्मक योजनाओं का अभ्यास मात्र है। खेल या नाटक है जो वो प्रतीकात्मक योजनाओं का अभ्यास मात्र है। मतलब खेल या नाटक में क्या होता है, प्रतीकात्मक जो योजनाएं होती है उनका अभ्यास होता है। किसका? प्रतीकात्मक योजनाओं का अभ्यास होता है खेल और नाटक में। तो ये जीन पियाजे की परिभाषा है, ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता भी ऐसे नहीं है। इस अवस्था में व्यवहारिक बुद्धि का विकास होने लगता है। कौन सी बुद्धि का? व्यवहारिक बुद्धि का। मतलब 2 से 7 वर्ष की अवस्था में व्यवहारिक बुद्धि का विकास होने लगता है। अनुसरण करता है, अनुकरण भी करता है और अनुसरण भी करता है, और इसमें अहम भाव आ जाता है बालक में। जीन पियाजे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहली अवस्था को 6 भागों में बांटा था, दूसरी अवस्था को 2 भागों में बांट रहे। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? और ये प्रश्न टेट 2018 में पूछा गया था। पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल स्टेज 2 से 4 वर्ष। टोटल कितना था? 2 से 7 था, उसमें 1 से 2 से 4 तक और 4 से 7 वर्ष 2 अवस्थाएं बांटी है। पहले आगे पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। इसमें सूचकता का विकास होता है, सिग्निफर्स का विकास होता है। किसका विकास होता है? सूचकता या सिग्निफर्स। मतलब सिग्निफर्स का मतलब संकेत और चिन्ह का विकास होता है। आत्म केंद्रितता आ जाती है। जो वस्तु भौतिक रूप से उपस्थित नहीं उसे मानसिक रूप से निरूपित करने की योग्यता बच्चा प्राप्त करता है। बच्चा रूपरेखा व चित्र बनाता है। इमेज फॉर्मेशन का गुण आ जाता है बालक में। प्रतिबिंब निर्माण का गुण आ जाता है। तो इस प्रकार का जो ये आपको सूचनाएं आपको पूछ ले स्पेशल रूप से कि कौन सी अवस्था में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको ये ध्यान रखना 2 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी 2 अवस्थाओं में बांटा है? तो पहली तो पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है अंतर्दर्शी या अंतःप्रज्ञात्मक अवस्था, विचार की अवस्था। इनिशिएटिव स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज है इनिशिएटिव स्टेज 4 से 7 वर्ष। ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। अंतर्दर्शी या अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था होती है, तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक अवस्था है, उप अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चा जानना चाहता है कि आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, इत्यादि प्रश्न है जो बच्चों को ये जानने में सहायता करते हैं कि जिस रूप में हो रही है वैसे ही क्यों है। पियाजे इसे अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था का है। मतलब बच्चा सोचता है कि आकाश नीला ही क्यों है, पेड़ कैसे बढ़ते हैं, इस प्रकार के दिमाग में प्रश्न आते हैं उनके बालक में। और जो चीज़ें जैसी है वैसी ही क्यों है, इस प्रकार के विचार आने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतःप्रज्ञात्मक। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, तो अंतःप्रज्ञात्मक विचार आने लगते हैं। इस अवस्था को अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था कहते हैं। ये 2 अवस्था में ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कुछ एक गुण और है, कुछ गुण है और कुछ नहीं है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मतलब कौन सा गुण है इस अवस्था का, कौन सा नहीं है, तो ये भी पूछे जाते हैं। तो ये भी आप देख लो। इसमें अवस्था में बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, और इसके लिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के लिए 9 गोलियों का प्रयोग किया गया था। तो केंद्रीकरण की देखो मेन तो आता है विकेंद्रीकरण, जो अगली अवस्था में आएगा विकेंद्रीकरण, और इस अवस्था में विकेंद्रीकरण का अभाव होता है। इसका मतलब विकेंद्रीकरण का अभाव है, मतलब कि केंद्रीकरण है तो इसको केंद्रीकरण बोल दिया। मतलब विकेंद्रीकरण का अभाव केंद्रीकरण कहलाता है। तो इसमें केंद्रीकरण है, अगली अवस्था में विकेंद्रीकरण आ जाएगा। तो किसी घटना को समझने के लिए एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना केंद्रीकरण कहलाता है। मैंने बताया था अभी एक विमीय तर्क देना, या तो कोई भी घटना समझने के लिए एक विशेषता पर ध्यान दे रहा है तो वो कहलाता है एक केंद्रीकरण। क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को, एक बच्चा बड़े गिलास में दूध दे और जूस पीने की जिद करता है। एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे व पतले गिलास को देता जाता है, जबकि दोनों ही में समान मात्रा में जूस रहता है। ये आपने घरों में भी देखा होगा कि एक बालक है जो 2 गिलास है दूध के भरे हुए, एक तो क्या है लंबा है और एक क्या है चौड़ा बना हुआ है। दोनों में बराबर दूध आ रहा है, लेकिन वो बालक इतना नहीं सोच पा रहा है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में कि उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। मतलब केवल लंबाई को ही आधार बना रहा है वो,
किसी घटना को समझने के लिए केवल लंबाई को आधार बना रहा है, एक ही विमा पर ध्यान दे रहा है। जो एक विमा है सभी विमाओं पर ध्यान नहीं दे रहा, अलग अलग विमाओं पर ध्यान नहीं दे रहा, केवल एक विमा पर लंबाई पर ध्यान दे रहा है, उसकी चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। वो इसकी विमाएं लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, इस पर केवल क्या करेगा, ऊंचाई पर ध्यान देगा या लंबाई पर ध्यान देगा। वो किसी की ये लंबा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा दूध है। तो बच्चा नहीं समझ पाता कि किस में ज़्यादा दूध है। दोनों में दूध अगर बराबर भी है तो बच्चा लंबे दूध वाले गिलास को वरीयता देगा। तो ये है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। 9 गोलियों पर प्रयोग भी किया गया था, ये भी ध्यान रखना। मतलब इसमें विकेंद्रीकरण का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। दूसरा पलटावी चिंतन का इसमें अभाव पाया जाएगा। मतलब ये दोनों अवस्थाएं किस में आएगी, अगली अवस्था में आएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। 2 प्रश्न लिख रहा हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे चीज़ों को याद नहीं रख पाते, इसका कारण क्या है। मतलब पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं उसमें बच्चे चीज़ों को याद नहीं रख पाते, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है पलटावी चिंतन का अभाव। मतलब बालक पलटावी चिंतन नहीं कर पाता, इसलिए वस्तुओं को याद नहीं रख पाता है, तो इसको बोलते हैं पलटावी चिंतन का अभाव। दूसरा, यदि दौड़ते समय बच्चा फिसल कर सड़क पर गिर जाता है तो वह कहेगा कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई। ये किस कारण होता है, तो ये जीववाद या संजीव चिंतन या एनिमिज्म की वजह से होता है, जिसे जीववाद कहते हैं, सजीव चिंतन कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। कितने वर्ष, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था को देखो मूर्त को बोलते हैं ठोस। देखो मूर्त और अमूर्त क्या होता है। मूर्त का मतलब होता है जो हमें मूर्त रूप में दिखाई दे रही है, जो हमें ठोस रूप में दिखाई दे रही है, उसी के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मूर्त वस्तुएं जो हमें ठोस रूप में दिखाई दे रही है। अमूर्त का मतलब जो हमें ठोस रूप में दिखाई नहीं दे रही, हमारे सामने जो नहीं है, वो होती है अमूर्त। मूर्त यानी जो दिखाई दे और अमूर्त यानी जो दिखाई ना दे। तो मूर्त को बोलते हैं ठोस। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था इसका नाम और पड़ गया। दूसरी बात, मैंने अब पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा चिंतन नहीं कर पाता, तर्क नहीं कर पाता, तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। लेकिन इस अवस्था में आते आते बालक तार्किक चिंतन कर पाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया। एक इसका जो इंपॉर्टेंट नाम है वो वैचारिक क्रिया अवस्था, इसको वैचारिक क्रिया अवस्था भी कहा गया। अब देखो इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ी यहाँ। देखो इसमें जो विशेषता पढ़ेंगे उसमें हम एक चीज़ ध्यान रखना, देशिक चिंतन, स्पाशियल थिंकिंग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, और एक इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखो कुछ विद्यार्थियों को ये कंफ्यूज हो सकता है कि इंडक्टिव रीजनिंग सर हमने तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ा है। तो देखो एक प्रश्न आया था स्टेट में, उसमें अमूर्त संक्रियात्मक नहीं मूर्त में माना गया था इसको, आगमनात्मक तर्कना को। आपको दोनों में ध्यान रखना है। इंडक्टिव थिंकिंग प्रश्न के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न में अकॉर्डिंग अगर दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसको छोड़कर उसको करना है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी आगमनात्मक तर्कना होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी मानी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है। स्पाशियल थिंकिंग देशिक चिंतन किस में आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। देखो प्रयोग, इसमें किसका प्रयोग किया गया, तो संख्या प्रयोग और वर्गीकरण प्रयोग किया गया। किस पर प्रयोग किया गया, संख्या प्रयोग और वर्गीकरण प्रयोग किया गया। पियाजे ने सर्वाधिक कार्य इसी पर किया। पियाजे ने चारों अवस्थाओं में जिस पर सर्वाधिक कार्य किया वो कौन सी अवस्था है, तो वो है वैचारिक क्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्कना कर सकता है, मतलब तर्कना का गुण आ जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है। वस्तुओं की विभिन्न क्षमताओं में वर्गीकृत कर सकता है, मतलब वर्गीकरण का गुण आ जाता है उसमें। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर, मेंटल जो इमेजेज है उन पर प्रतिक्रमणीय मानसिक संक्रियाएं, मतलब पलटावी चिंतन, इसका मतलब हो गया प्रतिक्रमणीय रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन। मतलब वापस जैसे 2 और 2 4 होते हैं तो उल्टा कर लो उसको वापस। राम श्याम का भाई है तो श्याम वापस राम का भाई है, ये प्रतिक्रमणीय चिंतन हो गया। या प्रतिक्रमणीय मानसिक संक्रियाएं, मतलब जितनी भी मानस प्रतिमाएं हैं उन पर पलटावी चिंतन कर पाता है बालक, तो ये करने में सक्षम हो जाता है। दूसरा अंतर्बोध परक विचार है, वो तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरी अवस्था पढ़ी थी, दूसरी उपावस्था पढ़ी थी हमने, अंतर्बोध परक विचार या अंतःप्रज्ञा। तो वो विचार है वो किस में हो जाते हैं, तार्किक विचार के रूप में विस्थापित हो जाते हैं, मतलब चेंज होके तार्किक विचार बन जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व में किए गए शारीरिक कार्यों को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करता है, मतलब पीछे की जो अवस्थाओं में हमने शारीरिक कार्य पढ़े थे उनको मानसिक रूप में करने की सुविधा प्रदान करती है ये अवस्था। ये मूर्त अवधारणाओं की पहचान कराती है, तार्किक चिंतन एवं विचारों में क्रमबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों में तार्किक चिंतन एवं जो विचार है उनमें क्रमबद्धता आ जाती है, एक सीक्वेंस आ जाता है, मतलब एक क्रमबद्ध रूप से तार्किक चिंतन कर पाते हैं। मतलब एक विमा पर चिंतन नहीं करते, एक विमा पर तर्क नहीं करते, लेकिन क्रमबद्धता आ जाती है तार्किक चिंतन करने में।
दूसरा संधारण या संरक्षण, कंजर्वेशन, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, किसी रंग रूप में परिवर्तन होने से उसके स्थायित्व या कुछ गुणों में स्थायित्व या अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास होता है, अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास होता है वो क्या कहलाता है, संधारण या संरक्षण, कंजर्वेशन कहलाता है। तो इसमें संख्या क्षेत्र, द्रव्यमान, आयतन आदि का ज्ञान हो जाता है। अब देखो कुछ कुछ क्या होता है, कभी कभी तो पेपर बनाते समय क्या होता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर करते हैं, पहले पेपर इंग्लिश में बनाया जाता है और उसका हिंदी में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे क्या कुछ दिक्कत हो जाती है। जैसे एक प्रश्न आया था सीटेट में, उसमें लिखा होता है एबिलिटी टू कंजर्व, और कंजर्व का उसने इंडियन अनुवाद कंप्यूटर ने कर दिया सुरक्षित, सुरक्षित रखने की योग्यता। तो आपको मैं तभी कहता हूं कि आप इंग्लिश की तरफ ध्यान रखें। ये संरक्षण की योग्यता था, लेकिन सुरक्षित रखने की योग्यता आ गया, तो विद्यार्थियों को कंफ्यूज हो गया कि सर ये क्या आ गया इस प्रकार। तो इसमें ध्यान रखना आपको, कभी कभी क्या है, इंग्लिश टर्म को आपने बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका हिंदी अनुवाद अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसके बाद है जो हमने पढ़ा था पिछली अवस्था में, केंद्रीकरण आता रहता है, यहाँ पे विकेंद्रीकरण का अभाव रहता है, लेकिन इसमें विकेंद्रीकरण आ जाता है। विकेंद्रीकरण क्या है, विमाओं का ज्ञान, मतलब अलग अलग विमाओं का ज्ञान, विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान देने की सुविधा प्रदान करती है, चीज़ों को देखने व समझने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। ये कहती है ये अवस्था कि किसी भी चीज़ को देखने के या समझने के अलग अलग तरीके, एक विशेषता पर ध्यान मत दो, विभिन्न विशेषताओं पर ध्यान दो, उसके अलग अलग विशेषताओं पर, अलग अलग विमाओं पर, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब विमाएं होती है, और इस पर अलग अलग विमाओं पर ध्यान दो, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। या विकेंद्रीकरण, देखो हिंदी की दृष्टि से विकेंद्रीकरण गलत है शब्द, विकेंद्रीकरण होता है शुद्ध। व्युत्क्रमणशील चिंतन, उत्क्रमणशील चिंतन, पलटावी चिंतन, प्रतिक्रमणी चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग, इसके इतने नाम है। पलटावी चिंतन बोलते हैं, व्युत्क्रमणशील चिंतन बोलते हैं, उत्क्रमणशील चिंतन बोलते हैं, प्रतिक्रमणी चिंतन भी बोलते हैं, रिवर्सिबल थिंकिंग बोलते हैं, मतलब उल्टे क्रम में सोचना। किस क्रम में, विपरीत क्रम में सोचना। जैसे उदाहरण देखो, प्रयोगकर्ता एक गेंद को बेलकर पतली पट्टी के रूप में बना देता है। एक गेंद थी, एक जैसे रोटी का लोया होता है ना, उसका एक गेंद थी, उसको बेलकर पतली पट्टी के रूप में बना देता है, और दूसरी गेंद अपने मूल में बनी रहती है। एक तो गोल गेंद है मिट्टी की, और एक को क्या गया, बेलकर पतली पट्टी बना दी उसकी। ये पूछे जाने पर कि इसमें अधिक मिट्टी है, 7 से 8 साल का जो बच्चा होगा उसका उत्तर होगा दोनों में समान ही मिट्टी की समान मात्रा है। मतलब ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और इस अवस्था में बालक ये बता देता है कि दोनों में समान ही मिट्टी है। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा गेंद को पतली पट्टी के रूप में बेलना और फिर उसे गेंद के रूप में गोल कर देने की कल्पना कर लेता है, मतलब वो उल्टा सोच लेता है। उस वक्त ये सोच लेता है कि ये पट्टी है, इसको वापस गोल करोगे आप तो ये गेंद बन जाएगी, तो वो उल्टी वापस पलटावी चिंतन कर पाता है। और यही वजह है कि वह मूर्त व वास्तविक वस्तुओं पर प्रतिक्रमण मानसिक प्रक्रिया की कल्पना करने में सक्षम है। मतलब यही वजह, पलटावी चिंतन ही एक वजह है जो वस्तुओं को, मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, वस्तुओं को याद करने में सक्षम होता है हम पलटावी चिंतन की वजह से, क्योंकि हम उस जो गेंद है और जो पतली पट्टी है उसको वापस गोल करने की योग्यता उसमें आ जाती है, और ये सोचने की योग्यता आ जाती है, कल्पना करने की योग्यता आ जाती है, इसे बोलते हैं पलटावी चिंतन। इस अवस्था में दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, उल्टी गिनती करना सीख जाता है बालक, मतलब दिशाओं का ज्ञान 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उल्टी गिनती भी कर देता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछी जाती है विशेषताएं, कुछ महत्वपूर्ण संपर्क जो इस अवस्था में विकसित होते हैं। यह परीक्षा में ऑप्शन में यही चीजें पूछी जाती है। पहला ध्यान रखना, संरक्षण मैंने आपको पढ़ा दिया, संबंध, बालक संबंध बनाने लग जाता है, बालक अवस्थाओं में संबंध बनाने लग जाता है। इसके अलावा वर्गीकरण या वर्ग समूहन, क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, पंक्तिबद्धता, क्रमबद्धता लगाता है, उत्क्रमणिकता, रिवर्सिबिलिटी, संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण या वर्ग समूह, पंक्तिबद्धता, उत्क्रमणिकता, ये सब गुण आ जाते हैं इस अवस्था में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अवस्था आती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल और अमूर्त को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 वर्ष तक चलती है। एक प्रश्न पूछा गया था, वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका किस अवस्था में बढ़ जाती है? वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका, तो यह बढ़ जाती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें जो प्रयोग किया गया था वो पेंडुलम या सरल लोलक पर प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग है आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना, पेंडुलम या सरल लोलक पर प्रयोग किया गया था। और आपको भी पता है पेंडुलम या सरल लोलक फिजिक्स का एक प्रयोग है, और ये फिजिक्स का प्रयोग है, इसका मतलब 11 से 15 वर्ष बड़ी अवस्था में ही किया जाएगा, इस प्रकार आप ध्यान रखना है। इसमें बालक में अमूर्त चिंतन आ जाता है। दूसरा आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग, वहाँ भी बताया मैंने आगमनात्मक तर्कना आ जाती है, यहाँ आगमनात्मक चिंतन आ जाता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। इसको मैंने काट रखा है लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, ये आगमनात्मक चिंतन यहाँ भी आता है, वहाँ भी आता है, वहाँ आगमनात्मक तर्कना या आगमनात्मक चिंतन।
इसके अलावा बालक में अभिसारी चिंतन आ जाता है। अभिसारी चिंतन क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। आप चिंतन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब एक समस्या का एक ही समाधान अथवा एक ही उत्तर होगा। अभिसारी चिंतन कहता है, अभिसारी चिंतन को कूपमंडू की संज्ञा भी दी गई है, मतलब एक समस्या का एक ही समाधान होगा, ये कहता है अभिसारी चिंतन। तो ऐसा गुण भी इसमें आ जाता है। दूसरा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहती है कि बहुत से समाधान अथवा बहुविध चिंतन, मतलब एक समस्या के अलग अलग समाधान बता सकता है। जो व्यक्ति अपसारी चिंतन करता है वो सृजनात्मक चिंतन करता है और ये एक समस्या के अलग अलग समाधान बता देता है। तो इसमें बालक में जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बालक होता है उसमें दोनों गुण आ जाते हैं, अभिसारी चिंतन का भी और अपसारी चिंतन का भी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस अवस्था में जो पूछी जाती है, और ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, परिकल्पनात्मक निगमन तर्कना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। समस्या समाधान करने में किशोरों का चिंतन अधिक व्यवस्थित होता है। मतलब परिकल्पनात्मक निगमन तर्कना किस अवस्था में आ जाती है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। किशोरों का चिंतन है अधिक व्यवस्थित हो जाता है। वे कार्य करने के संभावित तरीकों को, जैसे कुछ चीज़ें वैसी ही क्यों हो रही है, मतलब जो चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है तो वैसी ही क्यों हो रही है, के बारे में सोचते हैं, क्रमबद्ध तरीके से समाधान को ढूंढते हैं। पियाजे ने इस प्रकार के तर्कपूर्ण चिंतन को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना कहा है। मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि बालक अंतःप्रज्ञात्मक विचार में बताया था मैंने आपको कि बालक ये सोचता है कि पेड़ ऐसे ही क्यों बढ़ते हैं, आकाश नीला ही क्यों होता है, तो ये सोच रहे थे वहाँ तो, लेकिन यहाँ पर समाधान करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं। तो इसको बोला है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है पहले परिकल्पना करेंगे कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, फिर उस पर निगमनात्मक रूप से तर्कना करेंगे उसकी, तो इसको बोलते हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये कौन सी अवस्था में आता है, तो ये आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद बालक उपकल्पना निर्माण, समस्या समाधान की योग्यता इस अवस्था में आ जाती है। आत्म चेतना व आत्म ध्यान का विकास हो जाता है इस अवस्था में। अंतरसाध्य तर्क, इंटरप्रिपोजिशनल लॉजिक, अंतरसाध्य तर्क आ जाता है इस अवस्था में। दूसरा परिस्थापनात्मक सोच या प्रतिज्ञाप्ति सोच, प्रीपोजिशनल थॉट इस अवस्था में आ जाती है। विचारशील चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इस अवस्था में आ जाती है। मतलब ये इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो है उपकल्पना निर्माण, समस्या समाधान की योग्यता, आत्म चेतना व आत्म ध्यान का विकास, अंतरसाध्य परक, प्रस्तावनात्मक सोच, प्रतिज्ञाप्ति सोच, विचारशील चिंतन, ये सभी इस अवस्था की विशेषताएं हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये नाम याद रखना आप। दूसरा अनुपात और समानुपात संपर्क को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को जीन पियाजे ने उजागर किया है। तो पूछ ले कोई, आनुपातिक विवेचन की भूमिका को किसने उजागर किया है, तो जीन पियाजे ने। आनुपातिक विवेचन क्या है? अनुपात और समानुपात संपर्क को समझने के लिए कोई विवेचन है जिसे बोलते हैं आनुपातिक विवेचन। इसका किसने उजागर किया है? इसकी भूमिका को जीन पियाजे ने उजागर किया है। ये सीटेट में एक बार पेडागोजी में प्रश्न पूछा गया था। अब आपको ध्यान में रखना है, अमूर्त और तर्कपूर्ण और आदर्शवादी विचार आ जाते हैं इसमें बालक। मतलब अमूर्त तो आएंगे, तर्कपूर्ण भी होंगे और आदर्शवादी विचार होंगे। दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, इनका मूल्यांकन करने में वे अधिक सक्षम हो जाते हैं। मतलब लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसका भी वे अधिक रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं, अधिक सक्षम हो जाते हैं मूल्यांकन करने में। किशोर स्वयं तथा दूसरों की आदर्श विशेषताओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब खुद के बारे में और दूसरों की जो आदर्श विशेषताएं उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं तथा स्वयं की तुलना उन आदर्श मानकों के आधार पर करता है। मतलब कोई व्यक्ति, ये 11 से 15 वर्ष के जो बालक है ये किसी व्यक्ति को आदर्श मानने लगते हैं और अपनी तुलना और दूसरों की तुलना उस आदर्श स्थितियों के आधार पर करने लगते हैं। तुलना उन आदर्श मानकों के आधार पर करते हैं, जैसे एक आदर्श माता पिता कैसे होंगे वे इसके बारे में सोच सकते हैं, एवं अपने माता पिता की तुलना उन आदर्श मानकों से करते हैं। जैसे फिल्मों में देखते हैं इस प्रकार वे अपने एक आदर्श बना लेते हैं कि यह आदर्श माता पिता है, और अपनी तुलना भी और अपने माता पिता की तुलना भी उन आदर्श माता पिता से करता है, या आदर्श गुरुजनों की तुलना, जैसे जितने भी गुरुजन उनकी तुलना एक आदर्श गुरु जी से करता है। तो इस प्रकार तुलना करने लग जाता है। अब आगे जो तर्कपूर्ण विचार है वो नैतिक तर्कना के रूप में विकास को भी प्रभावित करते हैं। अब आगे आप पढ़ोगे, जीन पियाजे ने नैतिक, कभी टाइम मिला तो मैं बता दूंगा आपको, जीन पियाजे ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था अपनी पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में। तो उसमें जीन पियाजे ने कहा तर्कपूर्ण विचार अब नैतिक तर्कना के विकास को भी प्रभावित करते हैं। किशोर वैकल्पिक नैतिक संहिता को जानते हैं, विकल्पों की खोज करते हैं और उसके बाद एक व्यक्तिगत नैतिक संहिता का विनिश्चय करते हैं। मतलब 11 से 15 वर्ष की अवस्था में किशोर है वो वैकल्पिक नैतिक संहिता को जानते हैं। मतलब कोई भी चीज़ नैतिक रूप से सही है गलत है, उसके लिए वो विकल्पों की खोज करते हैं और उसमें से एक विकल्प को चुन करते हैं, वो कहलाती है व्यक्तिगत नैतिक संहिता। जैसे
वो बालक सोचता है कि क्या मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ सब सिगरेट पीते हैं। तो ये इसके विकल्प हो गए, क्या पीना चाहिए, और इस पर एक आप खुद वो किशोर खुद निर्णय लेगा, उसको बोलेंगे व्यक्तिगत नैतिक संहिता। इसी प्रकार क्या परीक्षा में नकल करना नैतिक है, तो अब नैतिक है या नहीं उसके अकॉर्डिंग कैसा है, तो वो विकल्पों की खोज करेगा और उसके बाद एक व्यक्तिगत नैतिक संहिता बनाएगा। यह किशोरों के सामाजिक मानकों को न मानने की संभावना भी उत्पन्न करते हैं। मतलब किशोर क्या करते हैं, सामाजिक जो मानक होते हैं, जो समाज के जो मानक है उनको न मानने की संभावना भी उत्पन्न कर सकता है यदि वे उनके व्यक्तिगत नैतिक संहिता के विरुद्ध होते हैं। मतलब जो व्यक्ति ने व्यक्तिगत नैतिक संहिता बनाई है इसके अगर विरोध में है सामाजिक मानक, तो वो इनको न मानने की संभावना भी उत्पन्न कर सकता है। इस उम्र में व्यक्ति एक विरोध प्रदर्शन रैली में प्रतिभागिता कॉलेज के मानकों का पालन करने या उन मानकों को अनुरूप व्यवहार करने के लिए नहीं, बल्कि निश्चित कारण के लिए करता है। मान लो इस अवस्था में कोई बालक एक विरोध प्रदर्शन रैली में भाग ले रहा है, वो कॉलेज के मानकों के पालन करने के लिए नहीं ले रहा, उन मानकों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए नहीं ले रहा, बल्कि एक निश्चित कारण के लिए लेता है। मतलब वो एक व्यक्तिगत नैतिक संहिता, वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो एक नैतिक संहिता बना लेता है, व्यक्तिगत नैतिक संहिता बना लेता है, और उसकी वजह से वो उस रैली में भाग लेता है। औपचारिक परिचालनात्मक स्तर पर बालकों के आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना उपयुक्त है। ये मैथ वालों के लिए सीटेट में प्रश्न पूछा गया था, तो मैथ पेडागोजी होती है उसमें पूछा गया था। औपचारिक जो परिचालनात्मक स्तर है, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें बालकों को आंकड़ों के प्रबंधन का परिचय देना उपयुक्त है। ये जीन पियाजे के अनुसार है, सीटेट में पूछा गया था। अब देखो कुछ प्रश्न है, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब एक कुछ प्रश्न है वो आप देख लो, ये प्रश्न थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना, समझना इनको। किसके अलावा, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है। तो पलटावी चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, बिल्कुल आता है। आगमनात्मक तर्कना मैंने अभी बताया था आपको, इंडक्टिव रीजनिंग दोनों में आएगी, लेकिन आगमनात्मक तर्कना में ध्यान में रखना है, उसमें भी आएगी। देशिक चिंतन स्पेशल थिंकिंग मैंने अभी बताया था, देशिक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। दूसरा संधारण का अभाव, तो संरक्षण या संधारण का अभाव नहीं होता, संधारण का गुण पाया जाता है व्यक्ति उसमें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संधारण का गुण पाया जाता है, संधारण का अभाव नहीं होता। संधारण का अभाव तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। कौन सा हो गया सही आंसर, क्या हो गया, तो सही आंसर हो गया डी, ध्यान रखना। अब देखो एक प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उनने चीज़ों को करने की अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर दिया है, क्या कर दिया है। अब देखो इसमें अनुकूलित, समुचितता, अंगीकार, समायोजित। अब देखो इनके इंग्लिश टर्म देखो, एसिमिलेटेड, एकोमोडेशन, एप्रोप्रिएटेड, इनिशिएटेड। तो मैंने आपको बताया था वो दाल और चावल को खाने के लिए उन्होंने इनको आत्मसात कर लिया है, क्या कर लिया है, आत्मसात, एसिमिलेटेड कर लिया, आत्मीकरण कर लिया है इसकी चीज़ों का, ध्यान में रखना। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को किस नाम से जाना जाता है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, कौन सा इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे कुछ कौन सा तथ्य है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप या अनुभव। यह प्रश्न एक बार आया था और इसमें व्यक्तियों ने लगभग ने सामाजिक अनुभव करके आए, वो सोच रहे हैं कि सामाजिक अनुभव वाइगोत्स्की का है। तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्रभावित करते हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस, क्रियात्मक अनुभव का मतलब हो गया एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार के साथ अनुभव, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, परिपक्वता या परिपक्वन भी मैंने बताया था, और एक मैंने बताया था भाषा नहीं बताया था मैंने। पियाजे भाषा को चिंतन में प्रभावित, संज्ञानात्मक विकास जितना भी है उसमें भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते जीन पियाजे। तो आपको ध्यान रखना, जहाँ भाषा आ जाए वो जीन पियाजे के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, जीन पियाजे ने कहा है। तो ये सामाजिक अनुभव प्रभावित करता है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया, मतलब नई जानकारी शामिल करनी है, वही बात वर्तमान स्कीमा में बदलाव कर रहा है, तो क्या करा, आत्मसातीकरण कर रहा है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, मानसिक संरचनाएं, मन की जो मानसिक संरचनाएं हैं वो चिंतन के जो निर्माण प्रखंड है, मतलब चिंतन के निर्माण के लिए जो आवश्यक है, ऐसे
के लिए पियाजे ने किस शब्द का उल्लेख किया है? स्कीमा, विकास के क्षेत्र, जीन, परिपक्व। तो आपको पता होगा स्कीमा। मैंने आपको बताया था चिंतन करने के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? स्कीमा। ऐसी मानसिक रचनाएं जो चिंतन के लिए आवश्यक है या चिंतन के निर्माण के लिए प्रखंड है, निर्माण प्रखंड है, वो क्या कहलाते हैं? स्कीमा। पियाजे के अनुसार बच्चों को मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं का निष्पादन करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित होती है? यह भी प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादन करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित होती है? मतलब जितने भी मानसिक निरूपण है उस पर संक्रियाओं को निष्पादन करने की योग्यता, मतलब उन पर संक्रिया कर पाते हैं बच्चों, वस्तुओं की जो मानसिक निरूपण है उसकी संक्रियाओं पर निष्पादन कर पाता है, इसकी योग्यता विकास की किस अवस्था में आती है? तो ये आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको ध्यान में रखना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर, जो मन का जो मन में जो निरूपण है उस पर संक्रियाओं के निष्पादन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अब यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया था। मतलब कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार, पूर्व संक्रियात्मक विचार आपको दिमाग में आ गया होगा कि एक सीमा नहीं है, मतलब एक गुण होना चाहिए, सीमा नहीं होनी, मतलब बाकी तीन है वो क्या है, उसके दोष है, सीमा है, लेकिन एक गुण है इसमें। देखो प्रतीकात्मक विचार का विकास यह तो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अहम मान्यता, इगोसेंट्रिज्म, यह भी होता है। अनुत्क्रमणीयता, यह भी होता है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। अब ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं है, टेंडेंसी टू कंसेंट्रेट, मतलब इसका मतलब सेंट्रेशन है, मतलब संरक्षण, सॉरी केंद्रीकरण है। क्या है? टेंडेंसी टू कंसेंट्रेट, मतलब एक ही विमा पर केंद्रित करने की योग्यता है, केंद्रीकरण। तो देखो ये भी एक सीमा है कि आते चारों इसमें है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन ये एक सीमा है कि बालक डायमेंशन विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता, केंद्रीकरण कर लेता है, तो ये भी एक सीमा हो गई, एक दोष ही हो गया। अनुत्क्रमणीयता, पलटावी चिंतन नहीं कर पाता, यह भी एक दोष ही है। अहम मान्यता, मतलब खुद के बारे में सोचता है, दूसरों की जो विचार है उनको तवज्जो नहीं देता, यह भी एक क्या है? सीमा ही है। लेकिन प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है ये क्या है? एक सीमा नहीं है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ताकि आपके समझ नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आपको याद रख लेना। बाकी मुझे लगता है जहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। बाकी इस प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना। मतलब ये तीनों क्या है? ये तीनों नीचे वाली बी, सी और डी, ये क्या है? एक सीमा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें। अहम मान्यता, अहम मान्यता की एक सीमा ही है। और अनुत्क्रमणीयता, पलटावी चिंता नहीं कर पाता, ये भी एक सीमा है। ध्यान जो केंद्रीकरण है ये भी क्या है? सीमा है। लेकिन प्रतीकात्मक विकास का विचार का जो विकास हो रहा है ये सीमा नहीं है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त हो जाती है? तो आपको मैंने बताया था संवेदीगामक अवस्था 18 से 24 में। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। देखो संशोधित आ जाए, एडजस्ट आ जाए, मैनिपुलेटेड आ जाए, तो आपको करना है समायोजन। क्या करना है? समायोजन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्या किया जा रहा है? संशोधित। इसको बोलते हैं समायोजन। ये आपका जीन पियाजे का चैप्टर कंप्लीट होता है। जितना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में और नेट तक कहीं भी इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी लिंक जो टेलीग्राम चैनल है वो है हमारा टारगेट विद MS, और अपना जो YouTube का लोगो है वही लोगो उस पर है, सर्च कर लेना, या मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख लेना और इस पर ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।